बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, अब हमने पहले आपने देखा कि हमने डिटेल लेक्चर्स जो है ना टॉपिक वाइज हमने लेक्चर्स पढ़े। बेटे अब जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है ये वन शॉट लेक्चर होगा कि आपको 1 घंटे या थोड़ा सा टाइम इससे ऊपर लगा के एक पूरा चैप्टर मुकम्मल समराइज किया जाएगा। बेटे यहाँ पर जो चीज़ें आप सुनोगे देखोगे वो पहले वाले लेक्चर से टोटली डिफरेंट होंगे। डिफरेंट से मुराद ये कि वहां मैंने बहुत डिटेल चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, लेकिन यहाँ हमने समराइज करके चीजों को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन यहाँ भी मिलेगी, लेकिन यहाँ उसके कंपैरिजन में जरा थोड़ा सा कंसाइज करके बताया जाएगा। बेटे याद रखिएगा, ये जो वन शॉट लेक्चर है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको हर वन शॉट लेक्चर के एंड पे मैंने पूरे चैप्टर की एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने 1 पेज के ऊपर पूरे चैप्टर की एक समरी लगाई होगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी आप सबके लिए। आपने पूरा चैप्टर भी मेरे से सुन लिया और एंड पे मुझसे आप वो समरी भी देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि यार सर ने सारा काम समराइज करके दिखा दिया, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। सो बेटे आपने स्टार्ट से एंड तक जो है वो बिल्कुल लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है, चीजें लिखनी है। जो आपको लग रहा है कि ये चीज न्यू एडिशन सर ने की है, आप अपने लेक्चर नोट्स के अंदर वो लिखना शुरू कर दोगे। आपके पास डिटेल लेक्चर मौजूद है, ठीक है ऑलरेडी। ओके बेटे, हमारा फर्स्ट यूनिट है दैट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट टॉपिक आपके सामने मैंने हाईलाइट किया, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटे ये मैंने पूरे पास पेपर्स का एनालिसिस यहाँ पे लगा दिया है कि पूरे चैप्टर के पास पेपर का एनालिसिस यहाँ लग गया है। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको पता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ मैंने कुछ डेफिनेशंस आपके सामने लगाई हैं कि डिफरेंट लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है। बेटे जैकब बर्जीलिए से कहता था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग ऑर्गेनिज्म के बगैर बिल्कुल सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कोई लिविंग सोर्स चाहिए होता है। जैसे प्लांट है तो प्लांट ने ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना है, तो उसके लिए देखो वो लिविंग सोर्स है, उसके अंदर वो ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। लेकिन बेटे फ्रेडरिक वॉलर ने क्या काम किया, वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स। जैसे बेटे आपको याद है कि इसने क्या किया, बेटे इसने ये किया कि अमोनियम सायानेट एक कंपाउंड है और इसने साथ ही यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड इन दोनों को लेके और इसको हीट किया, और बेटे यहाँ पे अमोनियम सायानेट इसके पास ये कंपाउंड आया, और इस अमोनियम सायानेट को बेटे जब क्या किया गया, इसको जब हीट किया गया और इसको हीट करके उसने देखा कि उसके पास ये ना एक यूरिया कंपाउंड बन गया। राइट बेटे, ये दोनों के दोनों सॉल्ट्स हैं और दोनों सॉल्ट से हमारे पास ये यूरिया बन गया। बेटे ये जो अमोनियम साइनाइड है इट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर, ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। इसके अंदर कौन से बॉन्ड मौजूद है? इसमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद है, और ये हमारा यूरिया जिसमें सारे के सारे क्या मौजूद है? कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। उसने ये सिंथेसाइज करके ये चीज प्रूव कर दी कि भाई लिविंग सोर्स के अलावा भी चीजों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आफ्टर दिस डिस्कवरी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए गए, और ये वाइटल फोर्स की रिडक्शन भी वॉलर ने की थी। बेटे मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक जो हमारी फेडरल टेक्स्ट बुक की न्यू बुक है उसने बेहतरीन डेफिनेशन लिखी है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट हो और उसके साथ क्या होना चाहिए, दीज आर द एलिमेंट्स, ये प्रेजेंट हो अलोंग, तो हम उनको एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दे आर ऑल कॉल्ड एज द, हम उन सबको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बेटे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस ये भी प्रेजेंट होने हैं, और सिलिकॉन और हेलो ग्रुप भी लगा हो हमारे कार्बन के साथ, कार्बन एसेंशियल और उसके साथ ये लगे होंगे, तो बेटे हमारे क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटे सिलिकॉन वाली एग्जांपल ना, आप लोग जो फर्स्ट सेकंड जो आप लोग सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सिलिकॉन्स के नाम से। सिलिकॉन्स आप लोगों ने पढ़े थे। सिलिकॉन्स क्या थे बेटे कि यहाँ पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन है ना, तो बेटे इसके ऊपर ना यहाँ पे आर ग्रुप लगा होता था, ये इसके आर ग्रुप लगा होता था, ठीक है। ऐसे ऐसे आर ग्रुप लगे होते थे और आर की चेन चलती थी। ये ऑयली इन नेचर होते हैं, ऑयल के तौर पे यूज करते हैं। अच्छा बेटे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे ग्रिग्नार रिएजेंट, जिसमें कार्बन का डायरेक्टली किसी मेटल के साथ बॉन्ड बना हो, उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे बेटे ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, जैसे बेटे ग्रिग्नार रिएजेंट, जैसे बेटे डाई इथाइल जिंक आप कह लो। बेटे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमें एफटीबी की बुक से मिलती है। वो कहते हैं कि आइसोमरिज्म को फर्स्ट डिस्कवर किया किसने? फ्रेडरिक वॉलर ने। जब उसने क्या देखा कि अमोनियम सायानेट एंड यूरिया हैव सेम केमिकल फार्मूला बट स्ट्रक्चरली वो दोनों क्या है? डिफरेंट है। बेटे उसके स्ट्रक्चर को देख लो और इसके स्ट्रक्चर को देख लो, ये इनऑर्गेनिक है, आयोनिक कंपाउंड है, और वहां पे हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है। अरेंजमेंट का डिफरेंट है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अच्छा बेटे ये मैंने कुछ जल्दी से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंस लिखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के होंगे बेटे उनका सोर्स लिविंग सोर्स होगा, ये नॉन लिविंग सोर्स होगा। इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटे, इनमें नॉन आयोनिक के साथ साथ यहाँ पे बेटे कोवलेंट भी कैरेक्टर मौजूद होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। जैसे अमोनियम साइनेट है तो अमोनियम में NH4 में जो 3 Hs में कोवलेंट बॉन्ड है, एक H के अंदर आयोनिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बेटे ये क्या होते हैं? पोर कंडक्टर होते हैं। ये
कंडक्टर होते हैं, लेकिन इनके स्टेट के अंदर मॉल्टन एक्वस के अंदर बेटे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके जनरली लो होते हैं और इनके जनरली हाई होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रेंथ के लिहाज से आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा और कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। जबकि नेक्स्ट बात की जाए सॉल्युबिलिटी की, तो बेटे ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वाटर के अपने मॉलिक्यूल के दरमियान बड़ी स्ट्रांग फोर्स होती है और हमारे वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो उस फोर्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ डेवलप नहीं करते कोई भी फोर्स, राइट। बेटे ये हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये आयंस होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल आयंस को सराउंड करके आयन डायपोल फोर्स बनाते हैं। बेटे रिएक्शन टाइप की बात की तो बहुत स्लो होते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं, क्योंकि वो आयंस हैं, तेजी से रिएक्ट करेंगे, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। बेटे याद रखिएगा बेहतरीन एक डिफरेंस ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी कंबस्टिबल, बट बेटे ये याद रखिएगा नॉन कंबस्टिबल है, यानी कि जब आप इनको हीट कंबस्ट करते हैं तो बेटे अब ये ऑन कंबशन ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी मेल्टिंग हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट की डिफरेंस ये आप लोगों ने कोवलेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस देखा। बेटे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें, ये सारे के सारे दीज ऑल आर कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैटेगराइज करके लिख दिया, मैंने यहाँ ग्रिग्नार रीजन भी डाल दिया, बेटे टेफ्लॉन भी डाल दिया। टेफ्लॉन का बेटे ये वाला फॉर्मूला आपने नहीं लेना, ठीक है। ये सारे के सारे ये हमारा ग्रिग्नार रीजन है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एसेंशियल है। बेटे यहां देखिए हाइड्रोजीन हमारा इनऑर्गेनिक, हाइड्रोक्सिलामीन हो गया, HF हो गया। बेटे यहां कार्बन तो मौजूद है, लेकिन वो कार्बन जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होते हैं वो यहां वो वाला कार्बन नहीं है। इस कार्बन की प्रॉपर्टीज और उन कार्बन की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। ये जो कार्बन है इनऑर्गेनिक सोर्स है, वो जो कार्बन हमारा होता है वो किससे होता है? ऑर्गेनिक सोर्स से होता है। और वो जो कार्बन होते हैं हमारे पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा होता है? डिसाइड कर रहा होता है। बेटे इसी तरीके से हमारे कार्बोनेट्स हो गए, हमारे नाइट्रेट्स हो गए, बेटे ये सारे के सारे दीज आर द कंपाउंड दैट आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। इसी तरीके से बेटे साइनाइड्स होते हैं, थायोसाइनाइड्स होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। बेटे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के जो दो एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, वो भी इनऑर्गेनिक है। और एक बात याद रखिएगा बेटे, हमारा बकीबॉल्स एक कंपाउंड है। बेटे बकीबॉल हमारा कंपाउंड कहना, सॉरी बकीबॉल्स हमारे एक एलोट्रॉप है कार्बन का, जो कि क्या होता है बेटे? ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। भाई क्यों ऑर्गेनिक इन नेचर होता है? उसकी वजह ये होती है कि बकीबॉल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बेटे इसके स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं और डबल बॉन्ड्स की वजह से कौन सी रिएक्शन देगा? एडिशन रिएक्शन देगा। इसका मतलब यह है कि बकीबॉल्स में जो कार्बन है उसमें कार्बन कार्बन पेंटागन और हेक्सागन होते हैं, वहां डबल बॉन्ड की वजह से वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड की वजह से वो एडिशन रिएक्शन देता है, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि वेयर देयर इज अ डबल बॉन्ड देयर इज एन एडिशन रिएक्शन। तो बेटे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के लिहाज से ये बात याद रखनी है। ओके बेटे, जल्दी से ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि वो कैटिनेशन शो करते हैं। कैटिनेशन क्या होती है बेटे? लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी कैटिनेशन कहलाती है। कैटिनेशन की वजह से ही ये क्या होते हैं? स्ट्रेट चेन्स बनती हैं, ब्रांच चेन बनती हैं और बेटे बहुत से रिंग्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनती हैं, जिसकी बदौलत मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। बेटे सिलिकॉन भी लिमिटेड कैटिनेशन शो करता है, व्हाइल सल्फर फॉर्म्स स्मॉल रिंग्स बाय कैटिनेशन। बेटे आप ये देखें कि कार्बन अपने एटम के साथ लॉन्ग चेन बनाता है, लेकिन सिलिकॉन अपने एटम के साथ लॉन्ग चेन नहीं बनाता, बल्कि सिलिकॉन किसके साथ लॉन्ग चेन बनाते हैं? वो ऑक्सीजन के साथ लॉन्ग चेन बनाता है। नाउ बेटे दिस कंफर्म्स दैट कि सिलिकॉन का आपस में बना हुआ बॉन्ड वो वीक होता है, जबकि कार्बन का स्ट्रॉन्गर है, इसलिए कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, सिलिकॉन नहीं बना सकता। और सल्फर बेटे रिंग की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। सल्फर ऐसे रिंग की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये सारे के सारे सल्फर यहाँ पे सल्फर आ जाएगा, ठीक है। ये सारा ना रिमूव हो जाएगा, देखो रिमूव हो जाएगा। मतलब 8 मेंबर्ड रिंग जो है ना, 8 मेंबर्ड रिंग वो ऐसे करके ना और ऐसे करके ये सारे के सारे सल्फर होंगे। मतलब सल्फर 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 आपके पास बेटे ऐसे 8 मेंबर्ड रिंग जो है वो आ जाएगा। इसी तरीके से बेटे दूसरी प्रॉपर्टी होती है होमोलोगस सीरीज। आपको पता है होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जिनमें क्लोज सिमिलैरिटी होती है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी सेम होती हैं, बेटे दिस सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है? कि उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम जनरल फार्मूला हो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, ईच मेंबर डिफर बाय CH2। बेटे आपको पता है कि CH4 और C2H6 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे सर C2H4 और C में CH2 का डिफरेंस है। नाउ बेटे दिस इज कॉल्ड एज अ मैथिलीन। और बेटे जो मैथिलीन ग्रुप होता है इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 14 AMU होता है।
ओके बेटे, इसकी अगली प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म, कि आपको पता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल का सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होना और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होना, ये हमारे क्या कहलाते हैं, आइसोमेरिज्म। जैसे बेटे हम मेल के आइसोमर हैं, हम सबका जेंडर सेम बट स्ट्रक्चरली वी आर टोटली डिफरेंट। बेटे यहाँ पे देखो यूरिया और अमोनियम साइनेट हमारे क्या हैं, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इस तरीके से बेटे एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दो डिफरेंट कंपाउंड है बट देयर स्ट्रक्चर बट देयर क्या नाम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम। सो बेटे दिस इज रिलेटेड टू आइसोमेरिज्म। ओके बेटे, जल्दी से एमसीक्यू। अब बेटे एक अच्छा काम मैंने ये किया कि जो टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा, जो मैं समझूंगा किसके साथ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, वो आपको उसके साथ एमसीक्यू मिलेगा। बेटे यूरिया को फर्स्ट सिंथेसाइज किसने किया, बेटे कहां से किया था इसने सिंथेसाइज किया था, अमोनियम साइनेट से। बेटे इसी तरीके से आप लोगों को कॉब्स का पता होना चाहिए कि कॉब्स ने किसको प्रिपेयर किया था, एसिडिक एसिड को प्रिपेयर किया था। बेटे किससे प्रिपेयर किया था, फ्रॉम एलिमेंट्स। बेटे उसने किससे प्रिपेयर किया था, एलिमेंट्स। बेटे एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स, यहां पे उसने कार्बन एंड हाइड्रोजन से इसने क्या किया था, इसको प्रिपेयर किया था। बेटे फ्रॉम फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी, बेटे पहला यूरिया कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर करके उसने ये साबित कर दिया था कि भाई हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक सोर्स से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके बेटे, कौन सा ऐसा कंपाउंड जो ऑर्गेनिक नहीं है, बेटे डेफिनेटली हाइड्रोजन साइनाइड इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक है। अगर साइनाइड के साथ बेटे साइनाइड के साथ यहां पे आर ग्रुप लग जाता है देन इट बिकम ऑर्गेनिक। यहां एच लगा हुआ है, इसका मतलब है यहां कार्बन तो मौजूद है लेकिन उसका सोर्स इनऑर्गेनिक है, उसकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक वाली हैं एंड रेस्ट ऑफ द ऑल कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक। अच्छा बेटे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल छोटा सा टॉपिक है कि हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपको पता है बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, इसीलिए ऑर्गेनिक से इसीलिए हमें क्या होता है कि एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज चाहिए होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के। जैसे बेटे आप देख सकते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और बेटे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वी हैव 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मूला, आप नेम देख सकते हैं। बेटे मैंने इन सबको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके सामने एक बॉक्स ड्रॉ कर दी है, आप सबको सब देख सकते हैं। बेटे इंपिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स होते हैं, यानी कि आपको पता है, ये मैंने एग्जांपल लिखी है ग्लूकोज बेस C6H12O6 एंड एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड जिसे बेटे आप लोग CH3COOH एसिडिक एसिड कह रहे हो, दोनों का जनरल फॉर्मूला CH2O है। बेटे क्या मतलब है, यानी कि अगर आप इसको 6 को ये 6 12 और 6 को एक टेबल पे कैंसिल आउट करो तो बेटे आपके पास CH2 आ जाता है, और इसमें आप देखो C2H4O2 ये 2 के टेबल पे कैंसिल करो तो ये आ जाते हैं। इसी तरीके से बेटे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। जैसे बेटे सुक्रोज के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ये है, ग्लूकोज के अंदर ये, एसिडिक एसिड के अंदर ये है। बेटे कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला जिसमें ग्रुप्स स्लैश साइड चेन को हम लोग कैसे शो करते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर शो करते हैं। बेटे आप देखो ये मैथनीन ग्रुप सिमिलर ग्रुप थे, हमने इनको ब्रैकेट के अंदर शो कर दिया। और बेटे अगर यहाँ पे क्या होता, कोई OH ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे लेट्स से कोई OH ग्रुप लगा होता, तो मैं क्या करता, मिसाल के तौर में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे बेटे CH2 और ये CH2 और मुझे ये कहता है ये OH है, तो बेटे आपने क्या करना था, आपको पता है कि बेटे यहां पर ना ये CH3 और ये CH2 मैं ना इसको 2 करके और यहां क्या कर दूंगा, बाहर जो है ना वो OH लगा दूंगा, ठीक है। तो अगर चेन के किसी सेंटर के अंदर अगर OH होता तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर, यानी ग्रुप्स को और इसको ब्रैकेट के अंदर, मैं इसकी एग्जांपल आगे भी आपको शो कराता हूं, ब्रैकेट्स में लिखते हैं। बेटे फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कौन सा होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और हम लोग क्या करते हैं 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ बॉन्ड्स, वो क्या करते हैं 2 डायमेंशनल। बेटे आप 2 डायमेंशन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम उस फॉर्मूला को शो करते हैं। बेटे अभी आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी आगे दिखाता हूं, बेटे आपको स्केलेटल फॉर्मूला भी दिखाता हूं कि जिसमें हम लाइंस के साथ जो ना बॉन्ड शो कर रहे होते हैं। और बेटे यहाँ 3 डायमेंशनल में आपको ये तीनों फॉर्मूलाज ना, पहले आप जल्दी से ये देख लीजिएगा। ये देखें बेटे आपने मॉलिक्यूलर, कंडेंस, डिस्प्लेड, स्केलेटल और बेटे यहाँ साइड पे स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला भी लगा दिया। आप देख सकते हैं, आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है, सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कंपाउंड्स के नाम ये लिखे हुए हैं। बेटे कंडेंस फॉर्मूला ये, दिस इज कंडेंस फॉर्मूला, आप देख रहे हैं ये कंडेंस फॉर्मूला, आप देख रहे हैं ग्रुप को उसने ब्रैकेट के अंदर शो किया है। और बेटे ये आपके सामने कंडेंस फॉर्मूला आ गया, कंडेंस फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था कि ग्रुप्स और साइड चेन को हम लोग ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे। अच्छा बेटे डिस्प्लेड फॉर्मूला ये देखो, ईच बॉन्ड को क्या किया जा रहा है बेटे, शो किया जा रहा है विद द लाइन, आप देख सकते हैं। और बेटे स्केलेटल फॉर्मूला क्या होता है, स्केलेटल फॉर्मूला आपके पास ये होता है कि बेटे आपने याद रखना है, ये जो ईच लाइन होती है ना, ये ईच लाइन ये हमारा होता है CH3,
ये है CH2 और ये है CH3, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि हम जो एक लाइन लगाते हैं, अब बेटे ये कार्बन है और ये बार हमने क्या लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया, और ये दोनों कौन से ग्रुप होंगे, ये दोनों मिथाइल ग्रुप होंगे, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको, ये स्केलेटल फार्मूला बेटे स्टीरियोकेमिकल 3 डायमेंशनल फार्मूला होता है ये बेटे। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे आप पंखे को देखते हो तो पंखे के अंदर 3 पर एक प्लेन के अंदर है और उसकी स्टिक जो है वो क्या बेटे, आउट ऑफ द प्लेन है। तो बेटे अब होता क्या है कि अब हम लोग यहाँ पे इसको उसी लिहाज से स्टडी करेंगे। इसके जो ये जो दो बॉन्ड होते हैं ना, ये जो दो बॉन्ड होते हैं बेटे, हम इनको कहते हैं इन प्लेन बॉन्ड है, इन प्लेन बॉन्ड है, यानी ये मेरा हाथ जो है ना ये एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर है। अब बेटे यहाँ पे जो वेज बॉन्ड होता है इसको कहते हैं अवे फ्रॉम द व्यूअर, और बेटे जो डॉटेड बॉन्ड है इसको कहते हैं टुवर्ड्स द व्यूअर, देखने वाले से उस तरफ और एक देखने वाले की तरफ। तो बेटे ये मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला, ये मैंने एक डिजाइन किया। अब ये किसका फॉर्मूला है बेटे, आप लोगों ने लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटे। लैक्टिक एसिड क्या होता था, CH3 C और ये आ जाएगा OH और ये आ जाएगा H और ये C डबल बॉन्ड OH। बेटे मैंने क्या किया, मैंने सेंट्रल को लेके 4 ग्रुप्स जस्ट अटैच करके आपको दिखाए हैं। आई होप सो कि बेटे जस्ट ये मेमोरी बेस्ड चीजें हैं बेटे, आपने इसको याद रखना और इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि ये फेडरल टेक्स्ट बुक की बातें थी। आइए बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या है कि भाई आपको पता है कि ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन ये किसकी बेस पे की होगी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बेटे ये स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन की गई है। आपको पता है कि बेटे ये हमारे मेन क्लासेस क्या होती है, ओपन चेन होते हैं हमारे पास, और हमारे पास जो है ना वो साइक्लिक होते हैं। बेटे हमारे जो ओपन चेन है उनको हम लोग एलिफेटिक कहते हैं, एलिफेटिक, दीज आर कॉल्ड एज एलिफेटिक, राइट। बेटे ये सारी की सारी, अब हम इस सारी की सारी स्केच को, हम सारी की सारी स्कीम को आगे आगे देखते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट हम उसको आगे आगे देखते हैं। बेटे ये देख लीजिएगा हमारी ओपन चेन कंपाउंड्स को होते हैं या स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहते हैं कैसे हैं बेटे, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटर्नरी कार्बन का आइडिया होना जरूरी है। बेटे प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं कि जब आपके पास, देखो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, जिसकी कोई ब्रांच ना हो, जिसके पास 2 प्राइमरी कार्बन हो। बेटे आपको ना अगर ये चेन एक दे दी जाए और आपको कहा जाए बताओ इसमें ना प्राइमरी कार्बन कौन से, सेकेंडरी कौन से, तो आप उसको कैसे बताओगे। बेटे ये देखिएगा बहुत आसान, ये कार्बन जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन डायरेक्टली अगर एक कार्बन से अटैच है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी। ये भी एक कार्बन से अटैच है, प्राइमरी। और बेटे ये भी एक कार्बन से अटैच है, प्राइमरी। ये भी एक कार्बन से अटैच है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्राइमरी। और बेटे ये जो कार्बन है दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद द 2 कार्बन। बेटे ये H है सारे के सारे, ना मैं इनको H लगा देता हूं, ठीक है। अब ये डायरेक्टली, ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने से अटैच है, 2 से अटैच है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी कार्बन। ये डायरेक्टली कितने से अटैच है, इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद द 2 कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। ये डायरेक्टली कितने से अटैच है बेटे, 4 से अटैच है, दिस इज कॉल्ड क्वाटर्नरी कार्बन। लो बेटे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का भी कॉन्सेप्ट हो गया। जल्दी से मुझे बताना है ये क्या, ये सारी की सारी प्राइमरी चेन की एग्जांपल है। यस बेटे ये देखो आपको पता है जिसमें क्या होगा, ओनली 2 प्राइमरी कार्बन है। ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ऐसा ही है बेटे। ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी, प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, प्राइमरी और प्राइमरी। बेटे इसका मतलब है दीज ऑल आर कॉल्ड एज द, हम इनको क्या कहेंगे, स्ट्रेट चेन कहेंगे। और स्ट्रेट चेन वो होगी जिसके अंदर क्या होंगे बेटे, 2 प्राइमरी कार्बन होंगे, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट चेन, ठीक है बेटे। अब जरा यहां देखिएगा, यहां देखने बेटे, 1 प्राइमरी कार्बन, 2 प्राइमरी कार्बन, नाउ बेटे दीज आर कॉल्ड एज द, हम उसे स्ट्रेट चेन कहेंगे। ब्रांच चेन क्या कहेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, मोर देन 2 प्राइमरी कार्बन होंगे, और कंपाउंड हैविंग टर्शियरी और क्वाटर्नरी कार्बन, जिसके अंदर टर्शियरी और क्वाटर्नरी कार्बन भी हो। बेटे देखो 1 प्राइमरी कार्बन, 2 प्राइमरी कार्बन, दिस इज 3 प्राइमरी कार्बन। नाउ दिस काइंड ऑफ चेन इज कॉल्ड एज अ ब्रांच चेन कंपाउंड्स। अच्छा बेटे क्लोज चेन हमारे कौन से होते हैं, जिनको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, आल्सो नोन एज कार्बोसाइक्लिक भी इनको कहा जाता है। और इनमें क्या होता है कि बेटे रिंग में क्या होता है, ओनली कार्बन एटम्स होते हैं। अब बेटे जो हमारे होमोसाइक्लिक होते हैं, हम इन कंपाउंड्स को कहते हैं दे आर दीज कंपाउंड्स हैव सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम इन देयर रिंग स्ट्रक्चर। साइक्लोएल्केन्स हमारे सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हैं। और बेटे अनसैचुरेटेड क्या होंगे, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जैसे हमारे साइक्लोएल्कीन हो गए, जैसे हमारे साइक्लोएल्काइंस हो गए, और हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। दीज आर कॉल्ड एज द, हमें क्या कहेंगे, ये हमारा होगा अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक होगा। बेटे इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं। अच्छा मैंने इसकी एग्जांपल यही भी आपको बताता हूँ बेटे, आपको आइडिया अगर सैचुरेटेड है ना, तो देखो ये देखो साइक्लोप्रोपेन हो गया, और ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। और बेटे यहाँ पे अगर आप लोगों ने क्या करना है, अनसैचुरेटेड शो करना है, तो बेटे देखो साइक्लोप्रोपीन हो गया और ये साइक्लोब्यूटीन हो गया, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड में आगे एक्सप्लेन करूंगा।
नाउ बेटे एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं बेटे? ऐसे कंपाउंड जिन जो क्या करते हैं, हकर रूल को फॉलो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक। बेटे याद रखिएगा, एरोमेटिसिटी होने के लिए ये सारी की सारी चीजें होना जरूरी होती है। कंपाउंड शुड बी साइकिल, वो साइकिल फॉर्म में हो। बेटे प्लेनर का मतलब है कि प्लेनर का मतलब होता है जहां पे सारे एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, और एटम ऑफ द रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेटे कॉन्जुगेशन क्या होती है? जहां पे ये पैटर्न है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। बेटे इस तरीके से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। बेटे दीज आर कॉल्ड एज द, हम इनको क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, जहां पे ये पैटर्न होगा ना वो हमारा कॉन्जुगेशन कहलाएगा। और बेटे हकर रूल क्या होते हैं? हकर रूल अभी मैं आपको अभी यहां आगे एक्सप्लेन करता हूं, जरा देखिएगा बेटे। मैंने बेटे कुछ ये बातें लिखी है, साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड। both classes meet these criteria, they only differ in their number of electron। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक कंपाउंड है उसके पास ये तीनों प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो 4n + 2 पाई और 4n पाई इलेक्ट्रॉन से क्या कर रही होंगी? वो डिफरेंस कर रही होंगी। बेटे इसको स्टार्ट करने से पहले ना यहां मैं आपके सामने हकर रूल बता रहा हूं। इस हकर रूल को पहले आप देख लें। हकर रूल क्या होता है कि इसमें मॉलिक्यूल एरोमेटिक होता है, जिसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे 4n + 2 पाई, वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा देखो यहां मैंने कहा पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन व्हिच रिवॉल्व इन द रिंग। जैसे बेटे बेंजीन रिंग के अंदर आप पाई बॉन्ड देखते हैं ना, वो पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर क्या करते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। Pi electron are electrons of pi bond or may be lone pair of heteroatom। बेटे ये वाला मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, ये आगे आपको भी एग्जांपल दिखाता हूँ हेटेरोएटम वाली, कि हेटेरोएटम का लॉन पेयर रिंग के अंदर क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। और क्यों करता है उसकी लॉजिक आगे आके देखते हैं। बेटे याद रखिएगा, वो कहता है इस इक्वेशन के अंदर आप पाई इलेक्ट्रॉन पुट करो। बेटे अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन पुट करते हो ना और ये वैल्यूज n की अगर आ जाती हैं तो बेटे याद रखिएगा एरोमेटिक। अगर n की बेटे आपके पास ना इफ पाई इलेक्ट्रॉन वो इसके इक्वल आ जाए तो हमारा कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक। इसके अलावा जो भी होगा वो नॉन एरोमेटिक। बेटे बहुत आसान, कंक्लूड करने लगा। अगर मॉलिक्यूल के पास 2, 6, 10, 14, 22 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, दे आर कॉल्ड एज द, हम उसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक कहेंगे, जिसके पास ये इतने पाई इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाते हैं, राइट। और इनके अलावा अगर निकलते हैं जैसे 4, 8, 12 वो निकलते हैं तो बेटे हमारे क्या कहलाएंगे? दैट इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक कहलाएंगे। ठीक है जी। अब बेटे जरा यहां देखिएगा, मैं आपके सामने 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करने लगा हूं। बेटे बेंजीन को अगर आप देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। बेटे आप इसको यूं भी सॉल्व कर सकते हैं, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। बेटे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटे ये 6 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 4n 6 - 2 हो जाएगा। बेटे n की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आ गई? 1। अगर n की वैल्यू 1 निकल के आ रहा है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज एरोमेटिक। अब बेटे पाइरिडीन को अगर आप देखो, पाइरिडीन में हेटेरोएटम है। बेटे हेटेरोएटम जो 6 मेंबर्ड हेटेरोएटम होगा उसका लॉन पेयर रिंग के अंदर नहीं लेना आप लोगों ने, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर। अब देखो बेटे ये लॉन पेयर रिंग से बाहर लिखा हुआ है। क्यों रिंग से बाहर लिखा हुआ है? इसलिए कि नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अब यहां पे ना आपके पास बाहर की तरफ लॉन पेयर है। इस लॉन पेयर को आप लोगों ने नहीं लेना 6 मेंबर के अंदर। बेटे जो 5 मेंबर रिंग होगा ना, 5 मेंबर, लेट्स से मेरे पास ये 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग आ गया आपके पास। अब बेटे इसके आप लॉन पेयर को कंसीडर करोगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये लॉन पेयर है। ठीक है बेटे, इसका मतलब है यहाँ पे परफेक्ट किस्म की कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहाँ पे ये लॉन पेयर कॉन्जुगेशन करना नहीं लेना, तो 5 मेंबर वन आप लोगों ने लॉन पेयर लेना है। बेटे इस तरीके से इसको सॉल्व करो। इसके 10 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटे, इसका मतलब है 6 10 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले फॉर्मूला को ओबे करते हैं। यहाँ हमारी n की वैल्यू अगर आपने 10 है ना, तो बेटे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू क्या निकलेगी? 4n + 2 = 10। और बेटे आपके पास आ जाएगा 4n 10 - 2 8, और बेटे आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, और बेटे हमारे 4n = पाई इलेक्ट्रॉन। बेटे ये देखो ये वाला फॉर्मूला है, 4n = पाई इलेक्ट्रॉन। बेटे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो बेटे आपके पास क्या आ जाएगा? 4, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेटे 1 आ जाएगी। ठीक है, सो अब यहां पर आप देखो बेटे यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, बेटे यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो बेटे ये सारे के सारे हमारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। बेटे समटाइम ऐसा होता है कि जैसे अगर आप ये देखें मेरे पास ये ना ये आपके सामने एक कंपाउंड है। बेटे ये देखिएगा, ये साइक्लोहेक्सीन। अब इसमें बेटे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी आप ना 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन ना, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2। मैं हक्कर रूल अप्लाई कर रहा हूं, मैं एक बात बताने लगा हूं, ये 2 आ जाएगा। बेटे यहाँ n की वैल्यू 0 निकल कर आएगी, आप देखेंगे। बेटे n की वैल्यू अगर 0 हो तो वो हमारा एरोमेटिक, लेकिन ये एरोमेटिक हक्कल के मुताबिक हो रहा है। लेकिन हमने क्या कहा कि भाई इससे पहले ये चीजें होना जरूरी है।
वो साइक्लिक है, यस, वो प्लेनर नहीं है, वो कॉन्जुगेटेड नहीं है, भले उसने हेकर रूल को फॉलो किया है, लिहाजा बेटे ये हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक है, प्लेनर नहीं है। प्लेनर क्यों नहीं है बेटे? आपको पता है इसके ये वाले जो कार्बन है दे आर sp3 हाइब्रिडाइज, ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं, ठीक है जी। ओके, अब बेटे नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल बेटे मैंने बेंजीनॉइड्स क्या होते हैं, नॉन बेंजीनॉइड्स क्या होते हैं बेटे। अगर बेंजीन रिंग जिनमें एटलीस्ट बेंजीन नहीं होगा, दे आर कॉल्ड एज अ बेंजीनॉइड। नाम भी लिखे। नॉन बेंजीनॉइड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होगा बेटे, एजुलिन हो गया, ट्रोपोन हो गया, ट्रोपोलोन हो गया, दीज आर द एग्जांपल दैट आर कॉल्ड एज द नॉन बेंजीनॉइड। जस्ट आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है इसको बेटे। उसके बाद है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के होते हैं जिनमें अदर देन कार्बन एटम इन द रिंग होता है। और बेटे ये इसमें मेरे पास मैंने कुछ लिखा, दोस कंपाउंड्स हैविंग सिंगली बॉन्डेड एटम्स इन द रिंग। और बेटे यहाँ पे क्या है, कंबाइंड विद हेटेरो, मल्टीपल बॉन्ड के साथ हेटेरो एटम। बेटे ये सारे के सारे एजिलिडीन, इथाइलिन इपॉक्साइड, थायरीन, बेटे ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक है। और बेटे हमारे अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक ऑन द टेट्राहाइड्रोपाइरिडीन एंड पायरोलीन, बेटे दे आर कॉल्ड एज द अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक। बेटे आप लोगों की फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में दो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जो पीटीपी वाले बच्चे हैं उनको आइडिया होगा, एक हम लोगों ने पढ़ा था मेटाफॉर्मल्डिहाइड और एक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पैरा एल्डिहाइड। तो बेटे मेटाफॉर्मल्डिहाइड और पैरा एल्डिहाइड ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, ये सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब बेटे हमारे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कौन से होते हैं, यानी जिनमें जो हकर रूल को ओबे करते होंगे, वो साइक्लिक होंगे, प्लेनर होंगे। नाउ बेटे दीज ऑल आर द कंपाउंड, बेटे ये सारे के सारे हमारे कंपाउंड है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। और ऑल हेटेरो एटम मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे के सारे एटम बेटे हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। और दूसरा क्या है कि हकर रूल को ये क्या कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं। तो बेटे ये सारे के सारे कंपाउंड आप लोगों ने याद रखना है। अब बेटे यहाँ पे जो हेटेरो एटम है, इसका ये वाला लॉन पेयर अंदर रिंग में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है जी। अब बेटे हमारे पास ना कुछ आइसोलेटेड रिंग्स होते हैं, कुछ फ्यूज रिंग होते हैं। अच्छा बेटे आइसोलेटेड रिंग्स कौन से होते हैं, ऐसे रिंग्स जिसमें कनेक्टेड बाय अ बॉन्ड और चेन, यानी जिसमें रिंग सेपरेट ही होते हैं, किसी बॉन्ड के साथ जो है ना वो सेपरेट ही होते हैं, यानी इनमें कॉमन कार्बन नहीं होगा। जैसे बेटे आप देख सकते हैं, दिस इज द कार्बन, ये कार्बन, इसके साथ 1 2 और 3, दिस इज कॉल्ड C6H फिनाइल। आप जानते हैं दिस इज कॉल्ड फिनाइल। बेटे 3 फिनाइल इसके साथ अटैच है, यहाँ H लगा हुआ है, मैं इसका नाम कहूंगा ट्राइफिनाइल मीथेन, बिकॉज कार्बन है यहाँ पे और कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। बेटे दिस इज कॉल्ड डाई बेंजाइल बेंजीन, पढ़ते हैं हम इसको, डाई बेंजाइल और बेंजीन पढ़ा जाता है, ठीक है। अब बेटे ये बेंजीन है और बेंजीन की ना ये दोनों जिस पोजीशन होती है, दिस इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। तो बेटे ये जो पार्ट है ना, ये बेसिकली ऐसे है कि आप बेंजीन रिंग लेके ना आपके पास CH2 ये है और नीचे वाला पार्ट भी यही है, और इसको आप किससे अटैच कर दो, बेंजीन से अटैच कर दो, राइट। तो बेटे ये क्या बन जाएगा, इसके बिल्कुल सामने ये, ठीक है। तो बेटे आपके पास आ जाएगा, इसको पैरा डाइबेंजाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, पैरा डाइबेंजाइल बेंजीन कहते हैं। ये है बाइफिनाइल, 2 रिंग आपस में कॉमन अटैच हो ना, सेम बॉन्ड से, मतलब बाहर बॉन्ड से अटैच हो और कार्बन दरमियान में ना हो, तो हम इसको बाइफिनाइल पढ़ते हैं। अगर यहाँ कार्बन होता तो हम इसको डाइफिनाइल पढ़ते हैं। सो दिस इज एन आइसोलेटेड रिंग। बेटे हमारे फ्यूज रिंग क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि आपके पास हमारा जो रिंग है उसमें 2 या 2 से ज्यादा कॉमन कार्बन मौजूद होंगे। जैसे बेटे एंथ्रासीन में देखें 1 2 3 4 4 कॉमन कार्बन। बेटे फिनेंथ्रीन में 1 2 3 4 4 कॉमन कार्बन। बेटे टेट्रासीन के अंदर आपके पास ये 6 कॉमन कार्बन। बेटे ये बेंज एंथ्रासीन पढ़ा जाता है इसको, इसके अंदर बेटे देखिए कितने कॉमन कार्बन है, इट हैज आल्सो अगेन 6 कॉमन कार्बन। इसी तरीके से बेटे किनोलिन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फ्यूज रिंग। आप देख सकते हैं ये आपके पास फ्यूज रिंग मौजूद है। बेटे जल्दी से अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, बेटे होमोसाइक्लिक हमने क्या पढ़ा था, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। कहां पे बेटे, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक पढ़ के आए थे आप। पायरिडीन बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना आसान है, इट बिलोंग्स टू हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आइए बेटे सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। बेटे इसमें ना सबसे पहले हमने बॉन्ड फिशन पढ़ना होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक है। तो बेटे फिशन 2 तरह की होती है, एक होती है होमोलिटिक फिशन और एक होती है हेटेरोलिटिक फिशन होती है। बेटे होमोलिटिक फिशन को हम लोग होमोलिसिस या होमोलिटिक क्लीवेज भी कहते हैं, हेटेरोलिसिस या हेटेरोलिटिक क्लीवेज भी कहा जाता है। बेटे ये इसमें कोवलेंट बॉन्ड जो ना इक्वली ब्रोकन होगा, आप देख सकते हैं जब वो इक्वली ब्रोक होगा तो बेटे इसका मतलब ये कि उसके क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और यहाँ फ्री रेडिकल बनते हैं, इसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, बेटे लाइट का होना जरूरी होता है, हीट का होना जरूरी होता है,
या वहां पे कोई ना कोई कैटलिस्ट हो जिसे आप ऑर्गेनिक पेरोक्साइड कहते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा स्मॉल हो, तो बेटे वहां पे क्या होते हैं, हमारे फ्री रेडिकल बनते हैं और होमोरेटिक फिशन होती है। हेटेरोटिक फिशन के अंदर क्या होता है बेटे, हाँ ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड अनइक्वली ब्रोइक होता है, जिसमें क्या होता है कि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दूसरे की क्या होती है, कम होती है। अब B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड A इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, B ने बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट कर लिया। अब बेटे यहाँ पे आइंस और कैटाइंस बनेंगे, इसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं बेटे, जितने पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, इन आयन, और ये जो आयंस होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर स्टेबलाइज रहते हैं, ठीक है। और बेटे ये हमेशा लो टेंपरेचर पर हमारा हेटेरोटिक फिशन होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, दूसरी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। बेटे इसी तरीके से हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटे हमारे पास क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज होती हैं जो क्या होती हैं, लिमिटेड टाइम के लिए प्रोड्यूस होती हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, दे आर कॉल्ड एज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। बेटे ये रेडिकल्स और ये आयंस हो सकते हैं। बेटे यहां पर एक पॉइंट लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द रिएक्टिविटी ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, यानी उसका रिएक्शन में बनने की एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन उसकी रिएक्शन के अंदर बहुत ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है। जैसे बेटे आप जानते हैं SN1 रिएक्शन आप कहते हैं टर्शियरी अल्काइल हाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। बेटे ये जो टर्शियरी अल्काइल हाइड आप SN1 के अंदर कहते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो बेसिकली रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा होता है, क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हाइड में टर्शियरी कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी की वजह से उसकी फॉर्मेशन रिएक्शन के अंदर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन, या जो आप टर्म रिएक्टिविटी कहते हो वो रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन है। नॉर्मली बेटे याद रखिएगा, जो चीज स्टेबल होती है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है बेटे, कम होती है। एंड ऑल हमारे जितने भी हम यहाँ पढ़ेंगे ना अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी वो दोनों इनवर्स ही होंगी। बेटे फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। फ्री रेडिकल के देखो R के ऊपर डॉट लगा के, ये पॉजिटिव लगा के, नेगेटिव चार्ज लगा के, बेटे यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कहलाएगी हमारी। इसके पास इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी लेट्स से बेटे ये R और ये H था, तो यहां से ना ये चला गया और ये इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये भी हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो देयर इज 7, ये नीचे मैंने लिखा हुआ बल्कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बेटे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा एक बॉन्ड चला गया। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं बेटे, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड कार्बन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटे 6 कैसे होते हैं, आप मिथाइल की बात कर लो, ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिए बेटे 2 4 और ये 2 6 हो गया। बेटे यहाँ पे अगर आपने फ्री रेडिकल लगा दिया तो देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 1 7। और बेटे ये कार्बोएनाइन है, तो बेटे आपको पता है, ये मैं मिथाइल की एग्जांपल ले रहा हूँ बेटे, 2 4 6 और 2 8, एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं हमारे फ्री रेडिकल, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या मौजूद होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक। बेटे डायमैग्नेटिक कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बेटे ये भी डायमैग्नेटिक, यानी इसका मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटे हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो हमारा जो फ्री रेडिकल होते हैं, आप ये देखें कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम दो चीजें देखते हैं, एक नंबर ऑफ डायरेक्टली बॉन्डेड सराउंडिंग एटम एंड नंबर ऑफ लॉन पेयर, ठीक है। तो बेटे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी sp2 और इसकी sp3। बट इसकी शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। यस, इसकी शेप भी क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसकी शेप क्या होती है, पायरामिडल होती है, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बेटे, ये एज अ लॉन पेयर के तौर पे आप इसको ले लो। बेटे स्टेबिलिटी याद रखिएगा, हमारे टर्शरी फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू हमारे सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर मिथाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि टर्शरी फ्री रेडिकल आपको पता है कि इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और हमारे पीछे अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच होते हैं। जैसे मैं ये अल्काइल ग्रुप आपको अटैच कर रहा हूं, ये अल्काइल ग्रुप अटैच कर रहा हूं, अब इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, यहां से इसको 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। जो जितना स्टेबल होगा बेटे याद रखिएगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी कम होगी। इसी तरीके से बेटे याद रखें जितने भी इंटरमीडिएट्स होते हैं, दे ऑल आर वेरी रिएक्टिव। तो हम यहाँ पे रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करें, रिलेटिव रिएक्टिविटी, ठीक है। अच्छा बेटे यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटे आपको पता है जो हमारे आर ग्रुप होते हैं, आर ग्रुप की नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। और बेटे जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन से ये पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी कम हो जाती है, यानी ये अपने आप को कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको मिल चुकी होती है। जब इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाती है तो बेटे ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, यानी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। जबकि बेटे हमारे टर्शरी कार्बन की अगर बात करें तो टर्शरी कार्बन में बेटे आप ये देखिए कि इस कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है।
बेटे अगर ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पीछे से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है बेटे, नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, जिससे मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ओके बेटे, इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हम ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर बेटे ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, सारे के सारे हम टाइप्स देखते हैं। बेटे हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर होता है बेटे, क्लोरीन ने एक H को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन बेटे हमारे जहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। हमने अल्काइल हाइड को अल्कोहलिक QH के साथ दिया और हमारे पास एल्कीन बन गया। बेटे एडिशन रिएक्शन कौन से होते हैं कि आपने यहाँ पे जहां पे पाई बॉन्ड होगा ना, वेयर देयर इज अ पाई बॉन्ड देयर इज एन एडिशन रिएक्शन, वेयर देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटे यहाँ पे इसकी एडिशन से हमारे पास ये इथेन बन गया। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस क्या होते हैं, ये देखो मैंने एस्टर लिया बेटे, एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ कि भाई वाटर के थ्रू आपने एस्टर की हाइड्रोलिसिस की तो आपके पास एसिटिक एसिड और एथेनॉल आ गया। तो बेटे अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करूं तो बेटे ये रिवर्स हमारा कहलाता है स्टेरिफिकेशन। और बेटे हम अगर इसको यूं देख रहे हैं, फॉरवर्ड यूं देख रहे हैं, अगर एस्टर की हाइड्रोलिसिस करो तो ये हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहलाता है। तो आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है। बेटे कंडेंसेशन रिएक्शन 2025 के क्वेश्चन में आया था, हमारे बहुत से बच्चे मिस्टेक करके आते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन हमारा स्टेरिफिकेशन इज आ कंडेंसेशन रिएक्शन। बेटे एस्टर की फॉर्मेशन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, लेकिन इसका मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है बेटे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये देखो अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, एल्डिहाइड के अंदर। बेटे रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं कि एल्डिहाइड किसके अंदर रिडक्शन रिड्यूस हो रहे हैं, अल्कोहल के अंदर। ये बस बेटे आप यही सारी रिएक्शन की टाइप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखते हो जो मैंने निकाल के रख दी है। बेटे यहाँ पे मैंने कुछ ना जर्नल रिएक्शंस को डिस्कस किया हुआ है कि जिसमें सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होगा, बेटे एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होगा और एडिशन रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, सिर्फ बताने के लिए। सब्स्टिट्यूशन में हमेशा सैचुरेटेड रिएक्टेंट है और आपके पास सैचुरेटेड ही आपको प्रोडक्ट मिलता है, यानी इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब बेटे याद रखना है, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक और एक सिग्मा बॉन्ड ही क्या बनता है, फॉर्म कर रहा होता है। ये देखो बेटे क्लोरीन, आपने क्लोरीन को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कराया। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड डिक्रीज करेंगे प्रोडक्ट वाली साइड पे। क्यों, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक फॉर्मेशन ऑफ 1 पाई बॉन्ड। बेटे आप देखो मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया, इसको अल्कोहलिक QH से ट्रीट किया तो मेरे पास इथीन आया। बेटे पहले मेरे पास बॉन्ड ज्यादा थे, 6 बॉन्ड थे, अब मेरे पास जो है ना वो बॉन्ड रिड्यूस हो गए हैं पहले से। और यहां पे क्या बेटे आपने अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट लिया और बेटे आपके पास कौन सा बनता है, सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है। यहां पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज करते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है कि सब्स्टिट्यूशन में रिमेन सेम, एलिमिनेशन में हमारे पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड डिक्रीज या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज कर रहे हैं। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो बेटे उसका उल्टा कर दो, 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ये देखिए पाई बॉन्ड ब्रेक किया और मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आई होप सो कि बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब बेटे याद रखिएगा यहां मैंने कुछ और बात की है, आप ही देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन भी 3 तरह की है हमारी पूरी बुक के अंदर। कौन कौन सी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। बेटे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो किसकी प्रेजेंस के अंदर हो रहा है बेटे, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बेटे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा होगा, देखो बेंजीन में आप ब्रोमीन को ऐड करते हो बेटे, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या करते हैं आप इसको क्या नाम है इसका, वो आपने कैटलिस्ट पढ़ा होगा जिसे FeBr3 आप कह लो, ये लो ठीक है, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कि आपने बेंजीन के H को ब्रोमीन के पॉजिटिव से रिप्लेस किया, पॉजिटिव से रिप्लेस होगा इलेक्ट्रोफिलिक। बेटे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, देखो आपने अल्काइल हाइड में ये OH से इसको क्या कर दिया, अल्काइल हाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। दीज आर कॉल्ड, यानी इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन फर्दर 3 तरह की हैं। इसी तरीके से बेटे अगर आप फ्री रेडिकल, एक होती है एडिशन फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसका मतलब है एडिशन आर आल्सो 3 टाइप। बेटे इलेक्ट्रो फ्री रेडिकल एडिशन कौन सी होगी, ये देखो आपने एल्कीन के अंदर इसको ऐड किया, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेटे पर ऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर अगर आप ऐड करो, ये हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहलाता है। और बेटे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन सा होगा, देखो HBr हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, विदाउट ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड अगर आप इसको ऐड कर रहे हो जैसे, तो हम उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या बेटे, आपने ये जो आपका एसिटाल्डिहाइड आप इसमें HCN ऐड कर रहे हो, तो बेटे आपके पास जितने भी ये वो रिएक्शन है, बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आप सेकेंडरी की केमिस्ट्री में पढ़ के आए। तो बेटे पता ये चला 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन और 3 तरह की हमारे पास क्या है, एडिशन रिएक्शन।
आइए बेटे फंक्शनल ग्रुप एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप को देख लेते हैं बेटे। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें आपके सामने देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ये बेटे मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं या एटम्स होते हैं जिनको किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये देखो ग्रुप ऑफ एटम या सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड में करते क्या हैं बेटे, ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये रिएक्शन साइट होती है, यानी जहां से आप किसी भी कंपाउंड को इसकी बेस पे पहचानते हो और इसकी वजह से चेंजिंग आ रही होती है बेटे। ये नोमेनक्लेचर की ये नोमेनक्लेचर की जो है ना बेस होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप की बेसिस के ऊपर ही आप नोमेनक्लेचर कंपाउंड की करते हो बेटे। याद रखिएगा एल्केन एंड साइक्लोएल्केन डोंट हैव फंक्शनल ग्रुप। बेटे आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्केन को हम लोग पैराफिन कहते हैं, वहां पे कोई रिएक्शन साइट नहीं होती, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं बेटे। साइक्लोएल्केन में भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोई रिएक्शन की साइट नहीं होती जहां से रिएक्शन हो सके बेटे। आपके सामने एक प्रायोरिटी ऑर्डर लेकर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। ये बहुत फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके सामने सारे का सारा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर आपके सामने आ गया, आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर को देख सकते हो। आइए बेटे मैंने आपके सामने फंक्शनल ग्रुप को कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किया है। सबसे पहले मैंने कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप लिए हैं बेटे। कॉमन फंक्शनल ग्रुप में आपके पास कौन आता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ये अल्काइल हैलाइड। और बेटे यहाँ पे ना आपके पास एरीन भी आ जाता है, एरीन या जिसे आप लोग एराइल कहते हो, वो बेंजीन रिंग को कहा जाता है, नहीं फिनाइल जिसे कहते हैं, फिनाइल C6H5, वो भी हमारे कॉमन फंक्शनल ग्रुप के अंदर आ जाते हैं बेटे। देखो कॉमन नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपके सामने बेटे। आपके पास प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि जब आपका डबल बॉन्ड लोएस्ट प्रायोरिटी पे होगा, यानी इसकी प्रायोरिटी कम होगी ना, तो हम उसके लिए टर्म एल्किनिल टर्म यूज करते हैं। क्या मतलब है इस बात का बेटे, मिसाल के तौर पे आपके पास ना ये मैंने बेंजीन रिंग लगाया और ये CH डबल बॉन्ड CH2, आपको पता आप इसको विनाइल बेंजीन पढ़ते हो, इसको स्टायरीन भी पढ़ते हैं। अब बेटे यहाँ पर ना ये हमारा एल्कीन, बाहर मैंने इथीन लगाया ना, इसकी प्रायोरिटी कम है, रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर इसकी प्रायोरिटी कम है तो मैं इसको पढ़ूंगा बेटे एथानिल, एथानिल, और बेटे मैं साथ लिखूंगा बेंजीन लिख दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से बेटे आपके पास ना अगर यूं हो, ये देखो साइक्लोहेक्सीन है और बाहर आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2 लग गया है, तो आप इसको क्या पढ़ोगे एथानिल, और ये बेटे साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। लेकिन बेटे यहाँ पे काम ही करना पड़ता है, हमें नंबरिंग भी करनी पड़ती है ना। ये डबल बॉन्ड 1 है, पोजीशन 1, ये 2, ये 3, ये 4 है, ठीक है। तो बेटे इसका मतलब 4 एथेनिल साइक्लोहेक्सीन आ जाएगा। तो यानी कि जब हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है किसके तौर पे होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे होंगे, तो हम उनको क्या यूज करेंगे, एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। बेटे इनका सफिक्स क्या होता है, डबल बॉन्ड का ईन, इसका आइन होता है, और बेटे एल्कीन और ये आइन। ये देखो बेटे आपके पास अल्काइल हैलाइड का कोई सफिक्स मौजूद नहीं है बेटे। जिनका सफिक्स मौजूद नहीं होता आप देख सकते हैं, वो उनको मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर भी नहीं लिखा, क्योंकि वो हमेशा एक्ट कर रहे होते हैं एज अ फंक्शन, एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर के ऊपर बेटे। ये देखिए वो कंपाउंड जिनमें क्या मौजूद होते हैं, कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटे। कार्बोनाइल कंटेनिंग आप देख सकते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सी और बेटे एसिड हैलाइड, ये सारे के सारे हमारे कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जो प्रीफिक्स होता है वो हम ऑक्सो यूज करते हैं, यानी जब ये अपनी लोएस्ट प्रायोरिटी पे होते हैं तो हम इनके लिए ऑक्सो यूज करते हैं। जैसे बेटे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहा जाए ये आपके पास ये कंपाउंड है और बेटे इस कंपाउंड में मुझे बताओ कि आप इसको क्या नाम लिखोगे, तो बेटे आपको पता है कीटोन की कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रायोरिटी कम है, नाउ इन दिस केस हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सो कहेंगे। और बेटे इसी तरीके से एल्डिहाइड, कीटोन दोनों के लिए ऑक्सो टर्म यूज की जाएगी। और बेटे अगर ये सफिक्स के तौर पे हैं, सफिक्स का मतलब होता है जब ये अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होंगे। मिसाल के तौर पे कि बेटे अगर आपके पास क्या मौजूद है, CH3 CH और ये आ गया OH आ गया, और आप लोगों ने ये लगा दिया एल्डिहाइड। आप जानते हैं बेटे एल्डिहाइड की प्रायोरिटी OH से ज्यादा है, आप देख सकते हैं यहां पर बेटे ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड की प्रायोरिटी किससे ज्यादा है बेटे, देखो OH बाद में आ रहा है। अच्छा बेटे ये आपको इनके नाम भी आने चाहिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, ये एनहाइड्राइड है, ये एस्टर है, ये एसाइल हैलाइड है, ये अमाइड है, ये नाइट्राइल है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, ये थायोल है, ये अमाइन है, ये एल्कीन और ये एल्काइन है, ठीक है बच्चों। चलो बेटे इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की बेटे ये हमेशा इसका हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ये कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, और बेटे ये जब लोएस्ट प्रायोरिटी पे होंगे यानी इनकी प्रायोरिटी कम होगी तो हम इनको कार्बोक्सी पढ़ते हैं। यूजुअली इनकी जो है ना वो प्रायोरिटी कम नहीं होती। लेकिन मैं एक एग्जांपल देख रहा था जिसमें ना आप ये रिंग के ऊपर ना आप COOH ग्रुप लगा दो, तो बेटे यहाँ पर ना रिंग को प्रायोरिटी उसने ज्यादा दी हुई थी, तो इसकी वजह से इसको क्या पढ़ा जाता था,
क्या नाम है, कार्बोक्सी साइक्लोप्रोपेन। ये एक वाहिद एक एग्जांपल मिलती है जिसमें हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी कम होती है। बट इस तरीके से इनका सफिक्स क्या होता है, ओइक होता है, और इनको हम लोग एल्कानोइक एसिड पढ़ते हैं, इनको एल्कानॉल पढ़ते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एल्कानेल्स होते हैं। क्योंकि ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी, क्योंकि आईयूपीएक नेम के लिहाज से उसकी एग्जांपल लिखी है, ठीक है। अब आपके पास अगर 4 कार्बन वाली चेन है तो हम कहेंगे ब्यूटानोइक एसिड। बेटे 4 कार्बन वाला कीटोन होगा तो हम कहेंगे ब्यूटानॉल, ठीक है। बट इस तरीके से हमारे एसाइल हैलाइड, जिनको एसिड हैलाइड पढ़ते हैं, इनको हेलो कार्बोनाइल पढ़ा जाता है, और बेटे इनको ऑयल हैलाइड पढ़ा जाएगा, और ये एल्कानोइल हैलाइड आईयूपीएक नेम होगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर बेंजीन रिंग है और बेटे इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, सी डबल बॉन्ड और सी लग गया है। अब आपको पता है कि बेटे ये ग्रुप लग गया है, इसको क्या पढ़ेंगे, आपको पता है बेंजीन है तो बेटे इसको पढ़ेंगे बेंजोइल हैलाइड। इसी तरीके से अगर बेटे ये यूं हो जाए CH3 सी डबल बॉन्ड और ये Cl हो जाए, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो बेटे इसको क्या पढ़ूंगा, एथेनॉइल हैलाइड। इसी तरीके से बेटे ये हमारे एस्टर्स है, बेटे एस्टर्स को एल्कोक्सी, बेटे ये एल्कोक्सी है, ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल इनका प्रीफिक्स होगा, इनका सफिक्स क्या होता है, ओएट होता है, और बेटे हम इनको अल्काइल एल्कानोएट का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक ही चेन के अंदर बेटे क्या मौजूद है, एस्टर भी मौजूद है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मौजूद होगा, तो बेटे हम उसको कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल CH3 और ये C आपके पास आ जाएगा, क्या नाम है, CH लगा लो, ये CH है, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या लगा दिया, CH2O, और ये CH3 लग गया, ठीक है। यहाँ CH2 और ये आपके पास C डबल बॉन्ड और OH आ जाएगा। बेटे अब आपको पता है कि यहाँ पे ये हमारे पास लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की आ जाएगी। बेटे हाँ, ये मैंने से ड्रॉ नहीं किया, इसको मैं ड्रॉ कर दूं। यहाँ पे CH2 है तो बेटे आप इसको लगा लो O, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 आ गया, ठीक है। सपोज एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो बेटे यहाँ पर आप देखें, ये मेरे पास लग गया एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एस्टर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लग गया। अब बेटे लिखे एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अब आप देखें एल्क का मतलब होता है कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3, तो बेटे मैं इसको क्या लिखूंगा, प्रोपोक्सी कार्बोनाइल, प्रोपोक्सी कार्बोनाइल, और बेटे 4 कार्बन को क्या, 4 कार्बन को क्या कहूंगा, ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। इस तरीके से बेटे हमारे अमाइड्स होते हैं, एसिड अमाइड्स, ये इसको हम लोग कार्बामोइल पढ़ते हैं जब इनकी प्रायोरिटी कम होगी। यानी मिसाल ये भी वो एग्जांपल है कि आप क्या कर लो, अमाइड को लगा लो। जैसे देखें आपके पास ना NH2 C डबल बॉन्ड और ये CH2 और ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड और OH है ना, तो बेटे आप कैसे लिखोगे, ये आपकी क्या है, ये लॉन्ग चेन आपके पास, ठीक है। और इसके बाद नहीं बेटे ये लॉन्ग चेन नहीं होगी, ये कार्बन नहीं आएगा बीच में, यहां से ना ये सिर्फ ये हमारा लॉन्ग चेन होगी, वो पार्ट ऑफ चेन नहीं होगा। बेटे इसको कहेंगे 1 2 और ये 3। बेटे थर्ड कार्बन में हमारे पास क्या मौजूद है, इसको कहेंगे कार्बामोइल। बेटे कितने कार्बन है, 1 कार्बन है ना, तो बेटे मैं इसको क्या कहूंगा, क्या नाम है, 1 कार्बन को मीथेन कहते हैं, मेथनॉइल पढ़ूंगा, ठीक है, मेथनॉइल। और बेटे आपके पास 3 कार्बन को क्या कहूंगा, ब्यूटानोइक एसिड कहेंगे, ठीक है। ये अमाइड और ये एल्केन अमाइड इनका आईयूपीएक नेम। अब बेटे यहाँ पे कुछ हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। नाइट्रोजन कंटेनिंग में आप देख ले मैंने कौन से लिए, ये सारे के सारे दीज आर कॉल्ड एज द आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग है, मैंने सारे के सारे अलहदा कर दिए बेटे। आप देख सकते हैं इसके अंदर वही सारी एग्जांपल हैं कि उनके प्रीफिक्स के तौर पे होंगे तो क्या होगा, सफिक्स के तौर पे तो होंगे क्या होगा, वो सारे के सारे नेम आपके सामने मैंने हाईलाइट किए हैं। बेटे ये देखिए साइनाइड है तो RCN, जब R डायरेक्टली कार्बन से अटैच होगा साइनाइड होगा। और जब बेटे हमारा नाइट्रोजन पार्ट ऑफ चेन हो जाएगा ना, चेन के अंदर नाइट्रोजन आ रहा है कार्बन नहीं आ रहा, दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड हो जाएगा। बेटे प्राइमरी अमाइन में क्या होता है कि नाइट्रोजन के साथ अगर एक R अटैच है प्राइमरी अन, अगर 2 अटैच है तो सेकेंडरी अमाइन। और बेटे अगर नाइट्रोजन और हमारा अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है तो इमीनो हो जाएगा। और बेटे ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोसाइल हो जाएगा अगर हमारा नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। बेटे ये इनके आप देख सकते हैं, ये इनकी क्लास के नाम हैं, ये इनके प्रीफिक्सेस हैं, ये इनके सफिक्स हैं, और ये इनके आईयूपीएक नेम लिखने के लिए बच्चों याद कर लो। फंक्शनल ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो बेटे आपको आगे नोमेनक्लेचर और बाकी चीजें करना बहुत आसान हो जाएगा। बेटे ये भी हमारे पास जो है ना वो नाइट्रोजन कंटेनिंग है। बेटे यहाँ देखो नाइट्रो और O 2 O थे। बेटे यहाँ पे क्या था, 1 O था, तो नाइट्रोसाइल 2 O होंगे तो बेटे हम इसको नाइट्रो पढ़ेंगे। अब यहाँ पे फर्क, जैसे आपने साइनाइड और आइसोसाइनाइड का पढ़ा ना, यहाँ पे बेटे नाइट्रो और नाइट्राइड दोनों के अंदर डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। तो बेटे ये
इनके सफिक्स और प्रीफिक्सेस। बेटे देखो इसका सफिक्स नहीं है, इसका मतलब नाइट्रो मैंने प्रायोरिटी के अंदर नहीं लिखा होगा। बेटे नाइट्रोसाइल, ये जो आपके पास नाइट्रोसाइल है इसका भी सफिक्स नहीं है, इसका मतलब मैंने इसको फंक्शनल ग्रुप में नहीं लिखा। ये सारे के सारे किसके तौर पे एक्ट करेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे। बेटे ये वो कंपाउंड जो सम स्पेशल है जिसमें बेटे हमारा ईथर आ जाता है, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग है, इसमें सल्फर है बेटे, हाइड्रोक्सिल और मरकैप्टो, ये सारे के सारे बेटे हमारे क्या आ जाते हैं, सम स्पेशल फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। और बेटे सब स्पेशल फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल, उनके प्रीफिक्सेस और उनके सफिक्स आप देख सकते हैं। अब बेटे यहाँ पे ना कुछ जनरल फॉर्मूला और उनकी फर्दर रिप्रेजेंटेशन, बेटे बस रिप्रेजेंटेशन आपको आती है। अगर एल्केन है तो बेटे आप RH लगा देते हो, बेटे अल्काइल ग्रुप के लिए सिंपली R लगा देते हो। बेटे एल्कीन के लिए आपको होता है ना वो C डबल बॉन्ड ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, ये आप खुद भी कर सकते हैं। बस आपने यहाँ बेटे जनरल फॉर्मूला याद करने मेरा मेन मकसद था। एल्काइन, अल्काडाइन, साइक्लो एल्कीन, बेटे उसका जनरल फॉर्मूला ये है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए सम टाइम हम ये यूज करते हैं, नॉट ऑल द टाइम। बेटे मोनोहेलोएल्केन हमारा जनरल फॉर्मूला ये होते हैं। डाइहेलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला, जस्ट जनरल फॉर्मूला को मेमोराइज करना है। बेटे ट्राइहेलोएल्केन का फॉर्मूला अल्कोहल ईथर्स का, एल्डिहाइड कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स का। इस तरीके से नाइट्राइल्स का बेटे देख लें, इमीन्स का देख लें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस का देख लो, और बेटे क्वाटरनरी अमाइंस का स्ट्रक्चर देख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटे यहां पर क्या था, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे, क्या सवाल करें, एग्जामिनर आपसे पूछे यहाँ पे मुझे बताओ कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। बेटे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, आइए बेटे देखते हैं इसको, जरा जल्दी से देख लें। बेटे ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड एज द अमाइन, ये हमारा अमाइन है। ये हमारा बेटे अमाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दिस इज ऑल्सो अमाइड। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड बेटे दिस इज आवर फिनाइल, ये हमारा फिनाइल है जिसे हम एराइल कह रहे थे। तो बेटे यहाँ कितने फंक्शनल ग्रुप है, बेटे एक, ये दोनों तो सिमिलर है ना, तो इन दोनों को मैं 2 कह रहा हूं। दिस इज 3 एंड दिस इज 4। बेटे टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए, यहाँ पे 4 फंक्शनल ग्रुप हो गए। बेटे प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है थर्ड वाले ग्रुप की, ठीक है। जो मैं 3 वाला लगाया ना प्रायोरिटी वाला, तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे बेटे ये आपके पास यूरिया कंपाउंड है, यूरिया, इसको बेटे यूरिया भी पढ़ा जाता है, और इसका आयुपिक नेम कार्बामाइड भी पढ़ते हैं, इसको कार्बामाइड भी पढ़ा जाता है। और बेटे इसको अमाइनो मैथनमाइड भी पढ़ा जाता है, अमाइनो मैथन अमाइड भी इसको पढ़ा जाता है। दीज आर कॉल्ड एज द आयुपिक नेम, ये बेटे IUPAC नेम है। बेटे यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, बेटे यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक बेटे हमारे पास अमाइड है और एक हमारे पास अमाइन है। तो बेटे यहाँ पे अमाइड प्रेजेंट है और साथ ही साथ कौन प्रेजेंट है, अमाइन भी प्रेजेंट है, ठीक है बेटे। अमाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और अमाइन हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी का। बेटे ये देखिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको सवाल दिए, UHS 2019 के अंदर ये पूछा गया था, और कहता है जी आयुपिक नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप द फॉलोइंग कंपाउंड X। बेटे देखिए आपको पता है ये कार्बन डायरेक्टली एक और ये 2 कार्बन से अटैच है, दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी अल्कोहल। ये बेटे हमारा फिनाइल, और बेटे ये हमारा ये हमारा नाइट्राइल। तो बेटे देख लें, सेकेंडरी अल्कोहल, नाइट्राइल एंड एराइल रिंग इज राइट आंसर। ओके बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को जरा देखिएगा बेटे, ऐसा फिनोमेना जिसमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। बेटे आपकी पीटीबी की बुक ने डेफिनेशन ये गलत लिखी है आइसोमेरिज्म की, वहां लिखा है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। वो जो आपकी बुक में आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखी है वो एक्चुअली आइसोमेरिज्म की नहीं है, वो एक्चुअली किसकी है, वो एक्चुअली है स्ट्रक्चर फॉर्मूला की। बेटे याद रखिएगा ये आइसोमेरिज्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है बेटे, यहाँ पे अगर मैं 2-3 बातें आपके सामने लिखूं तो बेटे यहाँ मैं ये कह सकता हूं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। बेटे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो बेटे इनका सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। अब ये दोनों चीजें कब सेम होती हैं, जब बेटे परसेंटेज कॉम्पोजिशन दोनों मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, सेम होगी। तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, सेम होगी। अब बेटे आपको पता है कि इनकी जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स के अंदर क्या होता है बेटे, डिफरेंट क्या होती है, इनकी डिफरेंट जो है ना वो प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी बेटे, केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। इनके ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब बेटे उसके बाद हम आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर जो है वो करते हैं। अगर अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हो तो स्ट्रक्चर है, अगर स्पेस में रिलेटिव पोजीशन उनकी डिफरेंट हो तो हम उसको स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। ये बेटे 5 हम डिस्कस करेंगे।
यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कन्फर्मेशन बेटे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये अपना हायर लेवल पे इसको देखते हैं, ये इसको मैं डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन में बेटे ज्योमेट्रिक, ऑप्टिकल और बेटे ये सारी की सारी बातें अभी हम आगे आगे देखते हैं। बेटे सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म डिस्कस करेंगे। ऐसी आइसोमरिज्म जिसका दूसरा नाम हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहते हैं, जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम एम्पिरिकल फार्मूला, लेकिन डिफरेंट आईयूपिक नेम्स होते हैं क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड देयर डिफरेंट मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम। जैसे बेटे आपको पता है हम कहते हैं ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन स्ट्रेट चेन है, लेकिन आइसोब्यूटेन हमारा क्या है, ब्रांच चेन, उसकी एग्जांपल आ जाएगी। अच्छा बेटे अब मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में चेन, स्केलेटल, ये इसका दूसरा नाम आप लिख लो न्यूक्लियर आइसोमरिज्म, और बेटे यहाँ पे मैंने पोजीशन आइसोमर्स को इकट्ठा करके आपको समझाना है। बेटे चेन क्या होती है, सारी की सारी बातें वही जो पीछे आप देख चुके हैं। यहाँ पे अगर सारी बात को मैं एक अल्फाज में बताऊं तो बेटे चेन आइसोमरिज्म में आपने याद रखना है कि लेंथ ऑफ द चेन वो क्या होती जाएगी, लेंथ ऑफ द चेन या नेचर ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट होगी। लेंथ ऑफ द चेन वो क्या होती जाएगी, वो चेंज होती जाएगी, ठीक है, चेंज हो रही होगी तो हमारा चेन आइसोमरिज्म होगा। और बेटे यहाँ पे क्या होगी, लेंथ ऑफ द चेन रिमेन सेम, लेंथ ऑफ द चेन रिमेन सेम, वो सेम रहेगी, ठीक है। अच्छा दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर अब बेटे ये देख ले, यहाँ पे सेम एम्पिरिकल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड प्रिंसिपल कार्बन एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन वेरी कर रही होगी या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वेरी कर रहा होगा। बेटे ये पांच ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा कहां पे आते हैं, हम इनको कहते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, दे आर कॉल्ड एज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और बेटे जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं याद रखिएगा ये कभी भी पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं शो करते, डज नॉट शो, ये क्या है, ये पोजीशन आइसोमर्स को शो नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा बेटे मैंने आपके सामने ना दोनों का कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ द चेन शॉर्टर या दूसरे मैंने आप कह सकते हैं नेचर ऑफ द चेन वेरी कर रही है और एक लेंथ ऑफ द चेन सेम होगी। बेटे मैंने आपके सामने ये C6H14 के ना ये 5 उसके ना आइसोमर लगा दिए हैं। बेटे हमने ना इन आइसोमर में जज करने हैं कौन सा आइसोमर चेन है, कौन सा आइसोमर पोजीशन आइसोमर है। आइए बेटे हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये वाइट वाला ले रहा हूं। बेटे आप ये देखिए देयर इज 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है। और बेटे यहां देखिए आपके पास मेन चेन में कितने कार्बन आ गए, 5 कार्बन आ गए। बेटे स्ट्रक्चर 1 एंड 2 एक दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे, लेंथ ऑफ द चेन शॉर्ट हो रही है। नाउ बेटे दिस इज कॉल्ड एज द चेन आइसोमर। अच्छा बेटे अब आप देखें, आप स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 को देखो। बेटे यहां भी 5 कार्बन है, वहां भी 5 कार्बन है। बेटे स्ट्रक्चर 2 एंड 3 एक दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे, पोजीशन आइसोमर, क्योंकि लेंथ ऑफ द चेन रिमेन्स सेम। अच्छा बेटे अब आप देखें 3 और 4 को देखो, तो बेटे आप भी देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है, बेटे यहाँ पे 5 कार्बन है। तो बेटे आप देखें लेंथ ऑफ द चेन शॉर्टर हो रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, चेन आइसोमर। और बेटे चौथे और पांचवें को अगर आप लोग देखो, तो बेटे चौथे और पांचवें का आप लोग देखते हो तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ द चेन रिमेन सेम। लेंथ ऑफ द चेन अगर सेम है तो बेटे हमारी क्या कहलाएंगी, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। बेटे ये बात याद रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सो कि बेटे आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को चेन और पोजीशन का आइडिया हो गया। बेटे सम टाइम ना आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि यार लेंथ ऑफ द चेन भी शॉर्ट हो रही होती है एंड सम टाइम ना पोजीशन का फंक्शन को भी वेरी कर रहा होता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर बेटे आप लोगों ने एक प्रायोरिटी ऑर्डर याद करना है। बेटे प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, बेटे प्रायोरिटी ऑर्डर में बोल रहा हूं टेस्ट फॉर मैथ, टेस्ट का मतलब है टॉटोमेरिज्म, टेस्ट फॉर मैथ का मतलब, फॉर का मतलब है फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, फिर बेटे मेटामेरिज्म, टेस्ट फॉर मैथ, और ये आ जाएगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब चेन, और फिजिक्स का मतलब है पोजीशन आइसोमर। जब भी बेटे आपके दिमाग में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए कि यार दोनों चीजें वेरी कर रही हैं, सबने तो ये बताया था, तो वेरी करे तो बेटे इस ऑर्डर को याद कर लेना। आइए बेटे मैंने आपके सामने ब्यूटानॉल C4H9 C4 और H मेरा ख्याल हो गई, C4H9 और OH होगा या H10OH होगा, देख लेना जरा। 3 2 5 5 और 4 9 और 1 10, ठीक है, 9 गुड हो गया। अच्छा बेटे अब जरा देखिएगा, यहाँ आप लोग देखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए बेटे यहाँ लेंथ ऑफ द चेन ये है और यहाँ लेंथ ऑफ द चेन ये है, बताओ लेंथ ऑफ द चेन रिमेन सेम। अगर लेंथ ऑफ द चेन रिमेन सेम है, बोथ आर कॉल्ड एज द पोजीशन आइसोमर। अच्छा बेटे आप इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ लेंथ ऑफ द चेन ये है और बेटे यहाँ पे लेंथ ऑफ द चेन आपके सामने ये है। बेटे आप जरा देखिएगा, यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन। बेटे ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। ऐसे ही पोजीशन आइसोमर्स है ना। अच्छा बेटे अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में बताओ कि ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ बेटे 3 कार्बन है, तो बेटे ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे।
तो बेटे आई होप सो कि आप लोगों को ये करना आसान हो जाएगा, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा बेटे, मैंने कुछ और इस स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर बेटे ये हमारा होता है CH2 इथाइल बेंजीन। बेटे इथाइल में ये लॉन्ग चेन है, दिस इज लॉन्ग चेन, हम इसको लॉन्ग चेन लेंगे, ठीक है। अब बेटे यहां देखो, यहां भी स्ट्रक्चर देखो, इन सब के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। यहां लॉन्ग चेन में 2 कार्बन, यहां 1 हो गया ना, इसका मतलब है ये पहला स्ट्रक्चर इसका, इसका और इसका कौन सा आइसोमर होगा, दिस इज कॉल्ड एज द चेन आइसोमर, क्योंकि बाहर लॉन्ग चेन 2 कार्बन की है बेटे, अंदर जाके चेन जो है वो शॉर्टर होगी। लेकिन बेटे ये तीनों आपने एक दूसरे की पोजीशन के लिहाज से कौन से आइसोमर होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। बेटे मैंने आपके सामने ना यहाँ पे एक सवाल ये पूछना था और मैंने इसको सॉल्व करके लगा दिया है। ये आपके पास CH2 है और ये आपके पास ऐसे ही है। बेटे आपको पता है दिस इज कॉल्ड एज द आइसोलेटेड रिंग, ये डाइफिनाइल मीथेन है, डाइफिनाइल मीथेन है। और बेटे यहां पर क्या है कि मैंने ना क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना है विद हाइड्रोजन। तो बेटे मेरे कितने ये पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं, देखो बेटे एक तो ये कि मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, ये मेरे पास आ गया। अब बेटे आपको पता है कि अब आपके पास ना, आपके पास आपने ये ख्याल करना है कि बेटे इसके रिस्पेक्ट में ना ये आपके पास एक ग्रुप है, ये लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, यानी ये बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ ना यूं। तो अब ये बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है, इसको मैं C6H5 कर देता हूं। अब इसने डिसाइड करना है कि नेक्स्ट इस बेंजीन रिंग के ऊपर कहां कहां ग्रुप आ सकते हैं, वो जो आप लोग ऑर्थो पैरा के अंदर पढ़ते हो। तो आपको याद है बेटे यहां पर ये हमारा अल्काइल है, तो बेटे अल्काइल जो होते हैं एक दफा ऑर्थो, एक दफा मेटा और एक दफा क्या आ जाएगा, पैरा। ये देखो बेटे आपके पास ये आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, बेटे ये आ गया मेटा पोजीशन के ऊपर, ये आ गया क्लोरो पोजीशन, पैरा पोजीशन के ऊपर। तो बेटे टोटल हमारे डाइफिनाइल मीथेन के कितने आइसोमर हैं, देयर आर टोटल 4 आइसोमर्स। आई होप सो कि बेटे आपको चेन और पोजीशन के अंदर बहुत अच्छा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब बेटे ये कुछ मेमोरी बेस्ड रट्टा मारना है आपने कि आपको याद रहना चाहिए कि किसके कितने आइसोमर हैं, कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 12 तक। बेटे ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड है। बेटे यहां पर एक मैं शॉर्टकट बताना चाहता हूं, आपने एक फॉर्मूला याद रखना 2 और n की पावर -2। बेटे ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको क्या बताएगा, ये हमें बताएगा नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ मोनो आपके पास अल्काइल ऐड, यानी मोनो हेलो एल्केन, ये हमें लिखेगा मोनो एल्कोहल्स, यानी जिनमें एक OH होगा, या आपके पास मोनोहेलोकेन और एल्कोहल्स, इनके आइसोमर बताने के लिए। मिसाल के तौर पे मुझे एग्जामिनर कहता है जी C5H11 और Cl के टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, तो मैं इसके टोटल आइसोमर कैसे बताऊंगा। बेटे आपने क्या करना है, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन। बेटे देखो 2 5 -2 और बेटे आपके पास ये क्या रहेगा 3, ये बेटे 8। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये 8 इसके आइसोमर होंगे। इसी तरीके से बेटे अगर अल्कोहल लगा ले, देखिए जैसे मैंने आपके सामने यहाँ अल्कोहल लगाया था ना, 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, तो बेटे इसको अप्लाई कर ले, N -2, नंबर ऑफ कार्बन कितने 4 लिए थे मैंने, तो बेटे देखो 4 -2 2 और ये 2 की पावर 2 आंसर क्या आ जाएगा 4। तो बेटे जब भी एक अल्कोहल आपके पास या एक अल्काइल हेलो ग्रुप लगा होगा, तो आप इस शॉर्टकट से क्या कर सकते हो, जल्दी से आइसोमर बता सकते हो। बेटे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म जरा जल्दी से देख ले। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या होती है, इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, एम्पिरिकल फार्मूला सेम, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बेटे एल्काडाइंस ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं अल्काइंस। बेटे याद रखिएगा यहाँ पे GF सेम होना जरूरी है, जनरल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला आप सबको इन सबकी क्लासेस के आने चाहिए। दीज ऑल आर द बेटे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आप देख सकते हैं कौन किसका आइसोमर है। बेटे याद रखिएगा, यहाँ कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं विच कीटोन्स के साथ साथ बेटे ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल के भी होते हैं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल के भी, और ये साथ ही साथ किसके होते हैं बेटे, ये साइक्लिक ईथर्स के भी क्या होते हैं, आइसोमर्स। यानी कि ये जो फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला ये अप्लाई होगा बेटे इन तीनों के ऊपर। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन शो फंक्शनल ग्रुप विद एस्टर्स एंड बेटे आप लोगों ने वो एल्डोल पढ़ा था, एल्डोल कंडेंसेशन ही एल्डोल जिसमें OH और एल्डिहाइड आता था, ये उसके साथ उनके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, ये सारे आइसोमर्स होते हैं। और प्राइमरी माइंड इन तीनों का जो है ना वो आइसोमर होता है। बेटे ये कुछ मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको C3H6O बताने के लिए कि मैं इसको कैसे कैसे लिख सकता हूँ। आपको पता है ये फॉर्मूला बेटे CnH2NO है, और बेटे ये इसको पूरा अप्लाई हो रहा है, और हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। बेटे ये जो CnH2NO होगा, ये क्या क्या हो सकता है बेटे, ये एल्डिहाइड हो सकता है, ये कीटोन हो सकता है, ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल और साइक्लिक ईथर होगा।
बेटे 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड अगर आप ड्रॉ कर लो, ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, ये इसके साथ हाइड्रोजन ऐसे रहने दो। बेटे ये 3 कार्बन वाला कीटोन, ये हाइड्रोजन एज इट इज रहने दो। और बेटे ये 3 कार्बन वाला आप लोग क्या कर लो, आप लोगों ने क्या ड्रॉ कर लिया, ये 3 कार्बन वाला आप लोगों ने अनसैचुरेटेड अल्कोहल ड्रॉ कर लिया। और बेटे आपके पास ये साइक्लिक जो है वो ईथर आ जाएगा, ये साइक्लिक ईथर आ जाएगा ना, ये C3 और नहीं बल्कि साइक्लिक ईथर यूं ड्रॉ करोगे ना आप लोग 4 यूं करके, ठीक है। ये आपके पास साइक्लिक ईथर आ गया। ये इसके पास बेटे आप देख लें क्या हर कंपाउंड के पास C3 है, C3 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 C3, क्या H6 है? यस, 2 3 5 6, 3 और 3 6, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 2 4 6। बेटे ये हमारे पास क्या हो गए। तो सबसे पहले आप लोगों ने बेटे क्या देखना, आप लोगों ने इसका जल्दी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। ओके बेटे, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज अबाउट मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म को स्टार्ट करते हैं। बेटे मेटामेरिज्म क्या होती है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एम्पिरिकल फॉर्मूला सबको आइडिया है। इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट लेंथ ऑफ द कार्बन चेन अराउंड फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफरेंट कार्बन चेन की लेंथ होगी, जो कि पीटीबी की बुक लाइन है। मैंने उसको ना बहुत आसान और कर दी है कि मेटामेरिज्म के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो हेटेरो एटम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप इनसाइड द कार्बन चेन होना चाहिए, इट मस्ट बी पॉलीवेलेंट। अगर वो इनसाइड द चेन आ रहा है तो डेफिनेटली वो पॉलीवेलेंट होगा, वो 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा होगा। दीज आर द फंक्शनल ग्रुप जो कि हमारे क्या होते हैं, जो हमारे चेन के अंदर आते हैं, ईथर, थायोईथर्स, कीटोन, एस्टर्स, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। हमारे बेटे ईथर्स का तो आपको पता है ना, आर और ओ, आर लिखा जाता है। बेटे थायो ईथर्स हम लोग कैसे लिखेंगे, आर और ये एस और ये आर लिख दूंगा मैं। बेटे कीटोन्स के अंदर क्या होगा, ये सी ओ और ये कीटोन हो जाएगा। बेटे एस्टर्स का भी आपको आइडिया है कि सी ओ ओ और ये यहाँ पे आप ले लेते हो, आर ले लेते हो। और सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस बेटे आपको पता है कि आपके नाइट्रोजन के साथ 2 आर ग्रुप हैं तो सेकेंडरी अमाइन है, अगर आपके नाइट्रोजन के साथ 3 आर ग्रुप हैं तो दीज आर कॉल्ड एज द टर्शरी अमाइन। ये देखिए बेटे मैंने एक एग्जांपल लिया। बेटे पेंटानॉन की अगर बात की जाए तो बेटे पेंटानॉन याद रखिएगा, ये हमारा कीटोन है। एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है, फॉर कीटोन बेटे फॉर कीटोन हमारे पास कितने कार्बन होने चाहिए, 5 कार्बन होने चाहिए, इज टू शो द मेटामेरिज्म। बेटे 1 2 3 4 और ये 5। बेटे ये देखिए 2 पेंटानॉन आ गया। आप देख सकते हैं कि बेटे इसके अराउंड 1 अल्काइल है और 3 कार्बन वाला अल्काइल है। बेटे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये क्या है, नाउ दिस इज बेटे बेसिकली आपके पास फिर कीटोन है, और यहाँ पे इस कीटोन इस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड बेटे आप देखें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना, यहाँ 2 है, वहाँ 1 3 है। ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, मेटामर्स। अब बेटे आपको लग रहा है कि पोजीशन आइसोमर भी तो हो सकते थे। मैं इसको नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 और ये 5। बेटे यहाँ 1 2 3 4 और 5। बेटे कीटोन की पोजीशन 2 और 3 आ रही है, लेकिन इसको मैंने पोजीशन आइसोमर नहीं कहा। मैंने बेटे आपसे कहा था कि आपके एक प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बताऊंगा। बेटे उस प्रायोरिटी ऑर्डर से भी आप ये देख सकते हैं, यस ये अब आपको आइडिया हो कि प्रायोरिटी ऑर्डर की जरूरत क्यों पेश आई थी। इसी वजह से पेश आई थी कि जब हम कीटोन के आइसोमर ड्रॉ करते थे तो वहां पे प्रॉब्लम आता था। अब बेटे आप देखिए मेटामर और पोजीशन के अंदर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, बेटे मेटामर्स की प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको लिखवाया, जहां पे भी आपका दिमाग उलझन में पड़ जाए ना कि यार ये चेन होगा, पोजीशन होगा, कौन होगा, तो बेटे आपने फौरन ही क्या करना है, इस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद करना है। बेटे अब जरा इसकी तरफ आ जाओ जरा जल्दी से। और ये बेटे हमारे बेटे प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन में लिखा हुआ है। मिथॉक्सी प्रोपेन की बात की जाए, जो हमारे एल्कोक्सी होते हैं ना, इनमें क्या होता है बेटे, आपको मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं, मिनिमम हमें 4 कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटामेरिज्म। बेटे आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी, ये 3 कार्बन प्रोपेन। बेटे इसके अराउंड 3 कार्बन 1 कार्बन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे आपके पास, ये देखिएगा दोनों तरफ 2 कार्बन है। तो बेटे इसका मतलब है कि मेटामेरिज्म को एग्जिस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। बेटे दोनों केसेस के अंदर आप देख लें कि हमारे पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होना जरूरी है। बेटे एस्टर्स के लिए हमारे पास मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन होना जरूरी होते हैं। बेटे एस्टर के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास ये एस्टर है, ये आपके पास आ जाएगा यस C2H5 आ जाएगा, इसको कहते हैं इथाइल फॉर्मेट। और एक इसी को मैं चेंज कर दूं, मिथाइल एथेनोएट बन जाएगा, वो यूं बन जाएगा, ये देखो, दिस इज कॉल्ड मिथाइल एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द एथेनोएट। तो बेटे हमारे पास एस्टर्स के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होना जरूरी होते हैं। अब आप मुझे जल्दी से इस बात का आंसर कर दो कि क्या ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं या नहीं हैं, और कौन से आइसोमर्स हैं, क्या ये मेटामर्स होंगे या नहीं होंगे, जल्दी से मुझे बताना है।
क्या बेटे ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं या नहीं है? कंडीशन क्या है, इस तरफ भी 3 कार्बन, इस तरफ 1 कार्बन, बेटे यहाँ पर भी आपके पास 3 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन, ये तो प्रॉब्लम आ गया। इसका मतलब है ये एक दूसरे के मेटामर्स नहीं हो सकते चाहे इनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये कौन से आइसोमर फिर होंगे? बेटे ये आइसोमर होंगे, आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। अब ये आपका फंक्शनल ग्रुप बन गया, इसको यहां से नंबर नोट्स पड़ रहा है 1 2 3, और बेटे ये आ रहेगा 1 2 3। देखो लेंथ ऑफ द चेन दोनों केसेस में सेम, और इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यहाँ सेकंड पोजीशन में यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है। नाउ दे आर कॉल्ड एज अ पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए और एक इंपॉर्टेंट वेरिएशन आपको सिखाया है। अब बेटे टॉटोमरिज्म, टॉटोमरिज्म क्या होता है बेटे, इसमें देखो सारी बातें सेम, इसमें हम लोग दो तरह के आइसोमरिज्म है। सबसे पहले है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द मॉलिक्यूल बोथ द आइसोमर्स आर इन इक्विलिब्रियम। बेटे ये जैसे आपको पता है कि हम लोग टॉटोमरिज्म की एग्जांपल पढ़ते हैं ज़्यूटर आइन, कि हम लोग के पास यहाँ पे जो कार्बन है ना, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ जो NH2 लगा है वो अपना H क्या कर देता है, वो इससे H को ले लेता है और ये H दे देगा, और बेटे इस तरीके से आपके पास ज़्यूटर आइन बन जाएगा। एक तो बेटे हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन वाली होती है, एक हमारे पास इज आल्सो कॉल्ड कीटोइनॉल, प्रोटोट्रोपिज्म एंड केटाइन ट्रोपिज्म। बेटे केटाइन ट्रोपिज्म या प्रोटोट्रोपिज्म, प्रोटोट्रोपिज्म बेटे बेसिकली ज़्यूटर आयन की प्रोटॉन की शिफ्टिंग है। कीटोइनॉल की मैं आगे एग्जांपल देने लगा। केटाइन ट्रोपिज्म जो है ना, केटाइन ट्रोपिज्म वो हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है। बेटे यहाँ पे कुछ बीटीबी की एक बात लिखी थी कि इथाइल एसीटोएसीटेट में एट 25 डिग्री सेल्सियस 93% कीटो फॉर्म है, 7% बेटे इनॉल फॉर्म है। और बेटे याद रखिएगा कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ इनॉल फॉर्म। ये एक बीटीबी की एक इंफॉर्मेशन है। बेटे अगर आपने इसमें टॉटोमरिज्म करनी है ना फॉर कीटो इनॉल, बेटे एक शॉर्टकट याद रखना है आप लोगों ने, एक नोट याद रखना है फॉर कीटो इनॉल के लिए। बेटे कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म के लिए याद रखिएगा कि आपके पास अल्फा कार्बन must be sp3 hybridized and also contain, क्या होना चाहिए बेटे, also contain हाइड्रोजन, उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। बेटे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिस इज द कार्बन, ये जो कार्बन है ये कार्बन है, इसके साथ में कार्बन को अल्फा कार्बन, यहाँ बेटे दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। बेटे अब होगा क्या, शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग आपने कैसे करनी है बोला, बेटे होगा ये कि इसके पास H को भेज देने और इस बॉन्ड को नीचे शिफ्ट कर देना। देखो ये आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये आपके पास H आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनॉल। और बेटे यहाँ पर भी ऐसे, अगर मैं इसको ओपन करके ड्रॉ करूँ ना, ये देखो ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला है। ये आप लोगों ने ना जो पीटीबी वाले बच्चे हैं उनको आइडिया होगा, ये आप लोगों ने क्रोटोनल्डिहाइड पढ़ा था। अब बेटे इसमें अगर आप लोग शिफ्टिंग करते हो तो क्या होगा, अब देखो मैं अगर इस बॉन्ड को ना यूं शिफ्ट करता हूं, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करूंगा, इस H को नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता, बिकॉज दिस इज द कार्बन दैट इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज्ड, नो टॉटोमेरिज्म। उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया। बेटे इसमें क्या होगा, यस आप टॉटोमेरिज्म कर सकते हो। ये बॉन्ड नीचे शिफ्ट करोगे, ये H इसके पास आ जाएगा। देखो ये बन जाएगा CH3C और ये आ जाएगा H, ये डबल बॉन्ड N, और बेटे ये O एज इट इज लगाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। ठीक है, तो बेटे इसका मतलब है यहाँ शिफ्टिंग पॉसिबल हुई, यहाँ टॉटोमेरिज्म हुई। तो टॉटोमेरिज्म को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट सिखाया है बच्चों, याद रखना है। आइए बेटे अब हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होती है। देखो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, इसमें सेम एम्पिरिकल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम एम्पिरिकल फार्मूला, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम का मतलब ये है कि सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो तो हमारे स्ट्रक्चरल, अगर हमारे सेम स्ट्रक्चर फार्मूला तो हमारा क्या होगा बेटे, ये हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने लिखा है। अब इसे आईयूपिक नेम भी सेम है, वहां पे आईयूपिक नेम क्या था, डिफरेंट है बेटे। यहाँ प्रीफिक्सेस आर चेंज, जैसे सिस, ट्रांस, डेक्स्ट्रो, रोटेट्रो, बट दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट। बेटे 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। बेटे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ये देखें आपके सामने लिखी है, इसमें और इनमें सिमिलरिटी है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। अब बेटे यहाँ पर कंडीशंस क्या होती हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स आपने ड्रॉ करने के बाद, ग्रुप अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट, रोटेशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। बेटे आपको पता है अगर मैं एल्केन आपके सामने लेता हूं और यहाँ पे बेटे मैं क्या करता हूं, आपके पास A B और C, ये देखो बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं सारी एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे।
बेटे ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट, रोटेशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। मैं साइक्लोएल्केन भी ड्रॉ कर लेता हूं बेटे, मैंने ये साइक्लोएल्केन ले लिया, इसके साथ मैंने ए और इसके साथ बी ले लिया, और इसके साथ ए और इसके साथ बी ले लिया, ठीक है। एल्कीन है तो बेटे एल्कीन के साथ ही मैं डिफरेंट ग्रुप ले लेता हूँ, ए बी, और ये आ जाएगा ए और ये बी आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बेटे इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? नो, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, यस। बेटे याद रखिएगा जो हमारे साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन, हमारे एल्कीन और एल्काइन, इन सब में जो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। जहां पे भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जाते हैं वहां पे कंफर्म रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। और बेटे साइक्लोएल्केन्स के अंदर भी क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। कैन हैव डिफरेंट ग्रुप्स, यस बेटे इसके पास भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसके पास भी डिफरेंट ग्रुप है, इसके पास भी। क्या ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा? नो। ये करेगा? यस। ये करेगा? यस। अच्छा बेटे एल्काइंस के अंदर क्या होगा कि बेटे आपके पास ना, पहले आप एल्काइन ड्रॉ कर लो बेटे, ये मेरे पास ए आ जाएगा, ये भी मेरे पास ए आ जाएगा। कार्बोनाइल है बेटे, तो बेटे कार्बोनाइल ग्रुप्स के अंदर क्या आता है? ये आपके पास लॉन पेयर, ये आपके पास आप लोग ना इसको ए और, बल्कि आपकी मर्जी है CH3 करके लिख लो, ये H लिख लो। बेटे इमीन्स क्या होते हैं हमारे पास? इमीन्स में आ जाएगा A B, और ये आ जाएगा आपके पास N, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, राइट। ऑक्साइम्स क्या होते हैं हमारे पास बेटे? ऑक्साइम्स जैसे बेटे आपके पास C डबल बॉन्ड N, और ये आपके पास आ जाएगा OH, और ये आ जाएगा A, और ये आ जाएगा B। डायजीन्स क्या होते हैं बेटे? ये आपके पास N डबल बॉन्ड N, ये आपके पास इस तरीके से होगा, ये आ जाएगा A, और ये आ जाएगा B कर लो आप लोग, या आप लोग A कर लो या B कर लो, इट्स अप टू यू, जो भी आपने लिखने हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स भी लगा सकते हो। बच्चों इसको जरा जल्दी से सॉल्व करते हैं। एल्काइंस, क्या इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? बेटे ये वाली बात रिस्ट्रिक्ट, अब याद कर लो, रिस्ट्रिक्टेड, कैन हैव डिफरेंट ग्रुप्स, और कैन शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। बेटे अब अगली बात, क्या एल्काइंस के पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं? मैंने एल्काइंस के बाद डिफरेंट ग्रुप्स लगाए हैं, एल्काइंस के बाद डिफरेंट ग्रुप्स नहीं हैं। दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने? दोनों तरफ मैंने सेम कर दिया। शो करेगा? नो, रिस्ट्रिक्टेड ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ओके बेटे, तो यहाँ पे आप देखिए इसके बाद डिफरेंट ग्रुप, बेटे इस कार्बन के बाद ये डिफरेंट ग्रुप है, और बेटे ये जो यहाँ पे लॉन पेयर होगा ना, इस लॉन पेयर को भी हम लोग ग्रुप कंसीडर करेंगे। यहाँ पे बेटे ये दोनों लॉन पेयर ना एक ग्रुप के तौर पे करेंगे, और ये सेम हो गया। इसका मतलब है इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन बेटे यहाँ पे एक तरफ डिफरेंट ग्रुप है, दूसरी तरफ डिफरेंट ग्रुप नहीं है, ये नहीं शो करेगा। बेटे यहाँ देखो ये ग्रुप है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, डिफरेंट है बेटे, यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो कर सकता है। ऑक्साइम में बेटे डिफरेंट, और ये डिफरेंट है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है। बेटे यहाँ पे देखो ये दोनों A और B डिफरेंट, बेटे ये A और ये B क्या है? दोनों डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों के पास क्या है? डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो बेटे ये हमारे पास क्या करेगा? शो करेगा। बेटे अगर आप इसको A भी कर दोगे कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने ईच के पास देखना है कि डिफरेंट है कि नहीं है। तो बेटे ये क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेंगे। बेटे ये मैंने ना सिस ट्रांस आइसोमर्स के लिए कुछ एक छोटा सा कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बट बेटे इसका रट्टा ही है। हम लोग सिस आइसोमर को Z कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, हम इसको Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको E से भी रिप्रेजेंट करते हैं इनको, ठीक है। हम इनको सिन भी कहते हैं, इनको हम लोग ऑल्सो नोन एज एंटी भी कहते हैं। बेटे इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में क्या होते हैं? टू ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, जैसे आपको पता है सिस के ऊपर ये A है और ये B है, और ये A और ये B आ गया। अगर ऑपोजिट हो जाए तो ट्रांस हो जाएगा। बेटे इसमें बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से हमारा सिस आइसोमर जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता। बेटे कम स्टेरिक रिपल्शन होगी, स्टेरिक कहते हैं बल्कि ग्रुप रिपल्शन। बल्कि ग्रुप रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी वो उतना अनस्टेबल होगा, जितनी कम होगी वो मोर स्टेबल होगा। बेटे कुछ और पॉइंट, हमारा जो सिस है हमारा वो जल्दी टूट जाते हैं। बेटे हमारे वो क्या कहलाएंगे? मोर रिएक्टिव, और ये कम रिएक्टिव होंगे क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पे बेटे इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है। यहाँ पे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बेटे ये जरा प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अनसिमेट्रिक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। बेटे यहाँ पे आप लोग लिखना सिमेट्रिक होगी, क्योंकि सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे आ जाते हैं तो एक जैसा इफेक्ट क्या है वो जनरेट कर रहे होते हैं। ये आप लोगों ने नहीं भूलना, ठीक है बेटे। नेक्स्ट बेटे ये पॉलर होते हैं, ये हमारे नॉन पॉलर होते हैं इफ ऑपोजिट ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, ठीक है। अगर ऑपोजिट ग्रुप सेम है तो नॉन पोलर हमारे होंगे ये, ठीक है। कंडीशन बता दी आपको, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ऐसा होना, ये CH3 और ये H है और यहाँ पे लगा दिया H और ये क्लोरीन लगा दिया। अब बेटे इस केस में ये नॉन पोलर नहीं होगा, ट्रांस, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूं लिख देता हूं कि बेटे आपके पास CH3, ये H और ये H और ये CH3 लिख लेता हूं, इन केस में आप देखो कि हमारे पास दो सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे चले गए हैं।
बेटे इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इनकी, क्योंकि ये पॉलर होते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि ये नॉन पॉलर होते हैं। बेटे इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि अनसिमेट्रिकल पुअर पैकिंग होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि सिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि इनमें ये बहुत ज्यादा अच्छे क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये बेटे कुछ इस तरीके से पैक हो रहे होते हैं, यूं इस तरीके से पैक होते हैं, जबकि ये क्या होती हैं, ये चेन इस तरीके से पैक हो रही होती हैं, राइट, बहुत क्लोज हो जाते हैं। अब बेटे ये कुछ एग्जांपल ली गई है उसने सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के हवाले से। और बेटे यहाँ पे अगर मैं आपको भी कुछ एक दो क्वेश्चन चीजें पूछूं तो आपको भी इसका आइडिया होना चाहिए। बेटे सम टाइम ऐसा होता है कि आपको ना ये डिफरेंट ग्रुप इस तरीके से दे दिए जाते हैं। अब आप बताएंगे ये हमारा सिस होगा या ट्रांस आइसोमर होगा, तो आप कैसे जज करोगे? तो बेटे याद रखिएगा इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपको ना अगर चारों डिफरेंट ग्रुप्स दे दिए ना, तो पहचानने के लिए आपने साइज देखना, जिसका साइज बड़ा होगा। बेटे इसका साइज बड़ा है, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। इन दोनों में किसका साइज बड़ा है? इसका साइज बड़ा है, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। बेटे सेम नंबर्स ऑपोजिट साइड पे आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांस आइसोमर। ये हमारा ट्रांस आइसोमर होगा, ठीक है बेटे, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा बेटे ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि हमारा जो रेटिना है ना, रेटिना उसमें रोडोप्सिन होते हैं। रोडोप्सिन किसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं? अ प्रोटीन सिस रेटिनल ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सिस रेटिनल चेंज होगी ट्रांस रेटिनल के अंदर। दिस प्रोसेस रीनली दैट हेल्प ट्रांसमिट अ नर्व इंपल्स टू द ब्रेन। माने यानी कि हमारी जो देखने की जो एबिलिटी होती है, हम जो देख रहे हैं रेटिना की वजह से देख रहे हैं, ये भी बेटे बेसिकली किसकी वजह से? सिस ट्रांस की वजह से है कि हमारा सिस रेटिनल कन्वर्ट होता है ट्रांस रेटिनल के अंदर। यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जब लाइट पड़ती है तो लाइट एब्जॉर्ब करके वो चेंज हो जाते हैं, और फिर जब उसकी रीअरेंजमेंट होती है, वो एनर्जी रिलीज करते हैं, तो उसके नतीजे में हम लोग देखते हैं। बेटे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमारा लास्ट पार्ट है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होंगे? जिसमें सेम एम्पिरिकल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, प्रीफिक्सेस चेंज होंगे। ये सारी की सारी बातें पढ़ के आए पीछे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी ड्यू टू डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट एट कायरल सेंटर। बेटे कायरल कार्बन क्या होता है, हम उसको भी देख लेते हैं सबसे पहले। बेटे कायरलिटी क्या होता है कि हमारे पास क्या हो, जिसके पास कायरल सेंटर हो। ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैव कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होगा? जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड और टेट्राहेड्रल होगा। एसिमेट्रिक यानी 4 डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद होंगे। जैसे बेटे मैं आपके साथ कहता हूं ए, ये बी, यहाँ पे ना आप लोग कार्बन लगा लो, फिर आपने कहना सर सल्फर तो 6 बॉन्ड बनाता है। ये आपके पास सी और ये आपके पास डी आ जाएगा, ठीक है, ये कार्बन है। तो बेटे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं आपके पास। बेटे यही 4 डिफरेंट ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ लॉन पेयर भी हो सकता है, ए बी और ये सी। ये भी बेटे 4 डिफरेंट ग्रुप्स कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। अब बेटे यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं, जैसे बेटे हमारे शूज हो गए, हमारे कान हो गए और हमारे हैंड्स हो गए, दे आर कॉल्ड एज द कायरल। और बेटे ये हमारे क्या कहलाते हैं? ए कायरल ऑब्जेक्ट। क्यों ए कायरल ऑब्जेक्ट? कि बेटे इनके अंदर से अगर प्लेन पास किया जाए ना, तो दोनों चीजें सेम है, दोनों तरफ चीजें सेम हो, तो बेटे इसका मतलब वहां पे सिमेट्री आ जाती है। और हमने क्या पढ़ा कि कायरल क्या होते हैं? एसिमेट्रिक होते हैं। हमारा ये हैंड एक दूसरे के कायरल है। अगर आप अपने हाथ को शीशे में ऐसे हिलाते हो तो बेसिकली बेटे आपका जो राइट हैंड है ना, वो आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर ऐसे सुपर इम्पोज होता है ना, यूं आपको होता है। तो बेटे दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक। अच्छा बेटे ये ग्लासेस जो हम लगाते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं बेटे? ये भी हमारे सिमेट्रिक होते हैं, इनमें सिमेट्री आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से मेरी बॉडी की बात की जाए तो बेटे अगर बॉडी से प्लेन पास किया जाए, दोनों तरफ चीजें क्या होंगी? सेम होंगी। ये भी क्या होगा? हमारा ए कायरल ऑब्जेक्ट। बेटे यहाँ भी ये बताएगी कि ऑर्डिनरी लाइट होती है, आपके पास लाइट का सोर्स होते हैं और ये हर डायरेक्शन की लाइट है। बेटे जब निकोल प्रिज्म से गुजरती है तो वो इसको फिल्टर करता है। बेटे वो लाइट को फिल्टर करते हैं और हमें एक प्लेन वाली, हमने यहाँ पे एक पोलराइजर लगाया होता है, पोलराइजर, जो कि बेटे एक लाइट जो है ना, एक प्लेन वाली लाइट हम ले लेते हैं। यानी हमने ये वाली लाइट जो है ना उससे ले ली, ये लाइट आ गई, हमने सैंपल ऑफ सोल्यूशन रखे। अगर सैंपल ऑफ सॉल्यूशन उस लाइट को रोटेट नहीं करता तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर वो रोटेट कर देते हैं दो डायरेक्शन के अंदर, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम कहेंगे दैट कंपाउंड वुड बी कॉल्ड एज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। देखो बेटे ये मेरा जो ना, ये मेरा रेफरेंस था, ये रेफरेंस था, और इस रेफरेंस के मुकाबले में देखो ये लाइट क्या कर रही है? इस तरीके से रोटेट कर रही है उसके मुकाबले में। तो बेटे ये हमारा कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। अब बेटे आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बेटे यहाँ पे आप लोगों ने कायरल नॉन कायरल जज करना होता है। बेटे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कायरल सेंटर का आइडिया होना जरूरी है। बेटे आप ये देखें कि आपके पास मैंने कंपाउंड लिया है बेटे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के अंदर कितने टोटल कायरल है बेटे आपने देख लेने हैं। आपके पास ये 6 कार्बन है बेटे, इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। ग्रुप कैसे जज करते हैं? 1 2। अब बेटे ये जो सारे का सारा ना, ये सारे का सारा आप लोग ये सारे का सारा कंसिडर करोगे एक ग्रुप, डायरेक्टली बॉन्डेड जो है ना, डायरेक्टली बॉन्ड है ये, इस पूरे को आप कंसीडर करोगे। नो बेटे 3 डिफरेंट ग्रुप है, हमारे कितने चाहिए? 4। इसका मतलब हमारा पहला कार्बन कायरल नहीं हुआ। बेटे इसको देखो कायरल है 1 डिफरेंट,
दो डिफरेंट, तीन डिफरेंट, और बेटे ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, चार डिफरेंट। इस तरीके से बेटे यहाँ पर आपके पास एक डिफरेंट, दो डिफरेंट। अब बेटे देखो ये पूरे का पूरा और इस पूरे के पूरे को देखो, क्या आपको ग्रुप्स में कोई फर्क नजर आ रहा है? आप कहेंगे यस सर। यहाँ पे C और ये देखो डबल बॉन्ड CO है और OH है। बेटे यहाँ पर तीनों अजीब से कार्बन है ना, इनसे इसका मतलब फर्क है। तो बेटे पता ये चला कि जब भी आप लोगों ने ग्रुप्स को देखना है तो आपने पूरा 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 देखना आता है, ठीक है। तो बेटे आप देखो कितने कायरल हैं, 1 2 3 और 4। ओपन चेन में 4 कायरल, लेकिन बेटे रिंग के अगर अंदर बात की जाए तो बेटे ये कार्बन, इसके पास एक डिफरेंट ग्रुप, ये दूसरा डिफरेंट ग्रुप, और बेटे यहाँ पे ना इसके साथ ये कार्बन अटैच है, ये तीसरा डिफरेंट ग्रुप, ये चौथा डिफरेंट ग्रुप, एक डिफरेंट। अब बेटे इसी तरीके से अगर आप लोग क्या करो, इसकी बात करते हो, इस कार्बन की एक डिफरेंट। अब बेटे इसके साथ ये वाला ये कार्बन है ना, जिसके पास ये सारा का सारा ग्रुप अटैच है, ये दो डिफरेंट, ये तीन डिफरेंट, और बेटे इस कार्बन के साथ देखो ये अटैच है। तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, ये भी कायरल हमारा हो गया। इसी तरीके से बेटे अगर आप लोगों ने जज करना है इसके अंदर, इस कार्बन को देखो तो एक डिफरेंट, दो डिफरेंट, इसके साथ डायरेक्टली और डायरेक्टली। बेटे अब जरा ख्याल करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेटे इस कार्बन के साथ भी H और OH है, और इस कार्बन के साथ भी H और OH है। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए ना, आप लोगों ने पीछे वाले को देख लेना है। इसके पीछे वाले को देखो, इस कार्बन के पास क्या है, ये है और ये है, और इस कार्बन के पीछे चले जाओ तो बेटे अब इस कार्बन के पास क्या H और OH है। यानी इसका मतलब है इन कार्बन, ये दोनों कार्बन एक दूसरे से डिफरेंस हो गए। अगर ये एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं तो बेटे रिंग के अंदर आप लोगों ने साथ वाले अगर सेम होंगे तो पीछे वाले देख लेने हैं। अगर पीछे वाले डिफर कर रहे होंगे तो इसका मतलब वो कहां पे क्या मौजूद होगी, कायरलिटी मौजूद होगी। तो बेटे इसका मतलब ये है हमारा ये कार्बन भी क्या हो गया, कायरल हो गया, और बेटे हमारा ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है। बेटे यहाँ कायरल कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कायरल हैं। बेटे इसमें कितने कायरल हैं? आप कहेंगे सर यहाँ H लगा हुआ है। बेटे ये तो नहीं हो सकता, ये कार्बन एक डिफरेंट, दो डिफरेंट, और बेटे ये तीन, पूरे का पूरा 3 हो जाएगा। लेकिन बेटे हम इसको देखते हैं, एक डिफरेंट, दो डिफरेंट, ये 3 डिफरेंट, और बेटे ये सारे के सारा 4 डिफरेंट हो गए। इसका मतलब बेटे यहाँ पर ना हमारा ये कायरल सेंटर है। बेंजीन रिंग में हम कायरल नहीं देखते क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। बेटे यहाँ पे तो वैसे कायरल एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेम आगे। बेटे यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि दो सेम ग्रुप आगे, इसमें एक कायरल सेंटर है। बेटे इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे बता दी है कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर टोटल कायरल कितने हैं। बेटे कोलेस्ट्रॉल के अंदर टोटल कायरल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कायरल सेंटर हैं। वही तरीका कार के साथ वालों को देखने के साथ साथ आपने पीछे वाले भी देखने के वो डिफरेंट ग्रुप हैं कि नहीं है। अच्छा, अगर साथ वाले सेम है तो फिर पीछे वाले चेक करने हैं आपने, ठीक है, वही वाली बात। अब बेटे ये बहुत अमेजिंग सा एक शॉर्टकट मैंने आपके सामने पहले लिख दिया। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछ ले। इफ टर्मिनल आर डिफरेंट तो बेटे टोटल आइसोमर 2 की पावर n। टर्मिनल किसे कहते हैं? देखो ये टर्मिनल क्या आपको सेम लग रहा है, डिफरेंट है। इसमें टोटल कायरल कितने हैं, 4। बेटे 2 की पावर आप लोग 4 लगा दो, कितना आ गया, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो बेटे इसका मतलब है इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर 16 होंगे। राइट बेटे, यूं आप लोगों ने इसको याद रखना है। अच्छा, अब बेटे इसी तरीके से आपके पास, हाँ, आप इनको भी जज कर सकते हैं। बेटे इनके टर्मिनल्स भी क्या है, डिफरेंट है। बेटे इसका टर्मिनल एक ये है और यहाँ से ये सारे के सारे रिंग इसके टर्मिनल ही है। इसके ऊपर बेटे आप लोग अप्लाई करोगे 2n वाला फॉर्मूला, इससे आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से बेटे आप ग्लूकोज के ऊपर भी ये ट्रिक अप्लाई करोगे, इसके ऊपर भी ये ट्रिक अप्लाई करोगे। लेकिन बेटे समटाइम ऐसा होता है, देखो मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है, इफ टर्मिनल्स आर सेम एंड n इज ऑड, इफ टर्मिनल्स आर सेम एंड n इज इवन। बेटे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनर आपसे कहते हैं COOH और ये C और ये OH और ये H और ये C और ये OH और ये H और ये COOH, बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? बेटे 2 कायरल सेंटर हैं। और बेटे यहाँ पर अब आपने देखने क्योंकि जो कायरल है वो क्या है, बेटे कायरल इवन है, कायरल इवन है। अब यहाँ टोटल आइसोमर कैसे निकालोगे आप निकालोगे 2, बेटे 2 कायरल 2 - 1 प्लस 2 है और n/2 है ना, ये n/2 है। तो बेटे n की जगह आप लोग क्या लिखोगे, n की जगह आप लोग क्या लिखोगे, 2 लिखोगे डिवाइडेड बाय 2 - 1। बेटे सॉल्व कर लो, 2 1 और ये 2 की पावर 1 2 प्लस बेटे ये कैंसिल, और बेटे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 1। इसका मतलब बेटे इसके कितने आइसोमर होंगे, टोटल 3 आइसोमर होंगे। और अगर बेटे आपके पास टर्मिनल इवन, ये इवन अब ऑड आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर बेटे अगर आपके पास ये कंपाउंड होता, मैं सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास ये एग्जांपल होती, तो फिर आप इसको कैसे अप्लाई करते
और बेटे ये आपके पास आ जाएगा इस तरीके से COOH आ जाएगा, ठीक है। तो बेटे ये देखो आपके पास ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। अब बेटे जो कायरल सेंटर है ना वो क्या है, ऑड है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला फॉर्मूला गया 2n-1 प्लस 2n-1 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटे, डिवाइडेड बाय 2n-1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। ये उस तरीके से अब इसको अप्लाई कर लो बेटे। कितने कारण है, 3-1 प्लस 2, 3-1 डिवाइडेड बाय 2 बेटे, 3-1 2 4 आ जाएगा, प्लस 3-1 2, 2 से 2 कैंसिल और बेटे 2 इसमें ऐड कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अमेजिंग शॉर्टकट के जिससे आप जल्दी से स्टीरियो आइसोमर निकाल सकते हो। अब बेटे एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, एनेंटियोमर्स बेटे नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं बेटे। ये देखो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है कि बेटे ये ग्रुप इस ग्रुप के सामने आ जाए ना, ये एक दूसरे की क्या होंगी, मिरर इमेजेस होंगी। और इनकी बेटे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं, लेकिन इनकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है बेटे, डिफरेंट होती है, राइट। तो बेटे जैसे मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इंपोज हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। और इसकी पहचान क्या बताइए, अगर ग्रुप सामने आ जाए बेटे, जैसे यहां देखिए डायस्टेरियोमर्स जो कि नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं, नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होती, और इनकी क्या होती है, डिफरेंट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। वहां पे क्या था, सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बट डिफरेंट रोटेशन, यहाँ पे डिफरेंट केमिकल एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। जैसे बेटे आप इस कंपाउंड को देखो, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल देखो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। तो बेटे 1 और 2 दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दे आर इनेंशियोमर्स, बेटे ये इनेंशियोमर्स हैं। अब बेटे देखो ये तो एक दूसरे के सामने, ये भी एक दूसरे के सामने आ रहे हैं बेटे, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये इनेंशियोमर्स होंगे, ये एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होंगे, ठीक है। ई लिख रहा हूं। लेकिन बेटे अगर मैं आपको कहता हूं स्ट्रक्चर 1 को कंपेयर करो 3 के साथ, तो बेटे इसका मतलब HBr और ये Br, देखो ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, मिरर इमेज जब बनाऊंगा, लेकिन ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, तो 1 और 3 एक दूसरे के क्या होंगे, 1 और 3 एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स होंगे। इस तरीके से करना है आपने। इस तरीके से बेटे अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 को इसके साथ कंपेयर करो, यानी इस स्ट्रक्चर को उठा के यहां ले आओ, देखो Br H और यहां Br, इसका मतलब बेटे 1 और 4 भी एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं, डायस्टेरियोमर्स हैं बेटे। इस तरीके से करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, मेसोमर्स या मेसो कंपाउंड्स ऐसे होते हैं बेटे जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होती है। इनमें कायरल कार्बन होते हैं बट दे डोंट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू प्लेन सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री कॉजेज इंटरनल कंपनसेशन, यानी जिस डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेशन होती है उसी डिग्री से क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिविटी। जैसे यहां मैं प्लेन पास करूं, इस मॉलिक्यूल को फोल्ड करूं, तो ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर क्या आ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, जिससे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहां पर भी अगर आप प्लेन पास करो तो आप जब प्लेन पास करोगे तो बेटे आप ये देखेंगे कि यहां पर जब प्लेन पास करने के बाद ये दोनों ग्रुप क्या है, दोनों ग्रुप सेम है, लेकिन यहां प्लेन जब पास करोगे सेम तो है, तो आपने ऊपर भी देखना, देखो जैसे यहां ऊपर बिल्कुल सेम है, यहां ऊपर बिल्कुल सेम है, यहां ऊपर तो सेम है, लेकिन बेटे नीचे इस ग्रुप की वजह से डिफरेंट है, लिहाजा इससे प्लेन पास नहीं होगा। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल लगाई है, यानी आप लोगों ने सिर्फ इनको फोकस नहीं करना, ऊपर नीचे भी फोकस करना है, सेम ग्रुप्स, ठीक है। यहां मिथाइल है तो यहां इथाइल है। रेजनिक मिक्सचर क्या होता है बेटे, जिसमें लीवो रोटेटरी दोनों क्या होते हैं बेटे, 50-50% होते हैं। सच मिक्सचर इज कॉल्ड एज द लीवो रोटेटरी मिक्सचर। मैंने यहां लिखा कि इसमें कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन हॉल मिक्सचर ऑप्टिकली क्या होता है, जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि एक्सटर्नल कंपनसेशन होती है। बेटे हमारी एक्सटर्नल कंपनसेशन क्लॉकवाइज रोटेशन बिकम्स इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दिस इज कॉल्ड एज द रेजनिक मिक्सचर कहते हैं। जैसे बेटे SN1 रिएक्शन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास 50% रिटेंशन और 50% क्या होती है, इन्वर्जन होती है। तो बेटे 50-50 आपस में कंबाइन करके क्या कर देते हैं, इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके बेटे ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। लो जी बेटे हमारे एमसीक्यूज वाला पार्ट है, लास्ट वाला। कहता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन अ मॉलिक्यूल 5 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल इज आर। तो बेटे आपको पता है कि आपने एक लॉन्ग चेन ड्रॉ कर लो, दिस इज अ लॉन्ग चेन 6 कार्बन की। बेटे 2 पोजीशन पे OH है और इस पोजीशन पे ब्रोमीन नहीं, इस पोजीशन पे क्लोरीन है, इस पोजीशन पे क्लोरीन है, और बेटे 5 ये पोजीशन हमारी क्या आ जाएगी, ब्रोमो आ जाएगी ना, 5 ब्रोमो, क्योंकि ये 1 2 और 3 4 और ये 5 और 6, ठीक है। मैं नंबरिंग रिमूव कर रहा हूँ, इस लिहाज से मैंने सारा काम किया था। बेटे जल्दी से आप देख लो
कि आपको पता है कहाँ डिफरेंट है कहाँ डिफरेंट नहीं है। बेटे आपको पता है एक मेरा ये कायरल होगा, एक मेरा ये कायरल है, एक मेरा ये कायरल, आप चेक कर सकते हैं। बेटे इसके पास एक डिफरेंट, दो डिफरेंट, तीन डिफरेंट और ये पूरे का पूरा चार डिफरेंट। इसके पास एक डिफरेंट, दो डिफरेंट, ये तीसरा डिफरेंट और बेटे ये चौथा डिफरेंट। इसके पास तो नहीं होगा, इसके पास एक डिफरेंट, दो डिफरेंट, तीन डिफरेंट और ये चौथा डिफरेंट, तो तीन कायरल इसके पास। बेटे यहाँ पे कहता बेला मेसो आइसोमर बेटे 2 क्लोरोब्यूटेन नहीं होगा। बेटे 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन के अंदर अगर आप बात करते हैं तो बेटे ये पेंटेन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, ये H और ये H। बेटे ये मिथाइल है, ये इथाइल ग्रुप पे अगर प्लेन पास करोगे तो डिफरेंट नहीं है। बेटे 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन के अंदर आपके पास डिफरेंट आ जाएगा, ये क्लोरीन, ये H और ये H और ये मिथाइल और ये मिथाइल है। बेटे प्लेन पास करोगे तो दोनों तरफ चीजें सेम। दिस इज 2,3 डाइक्लोरो। एंड बेटे दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। आई होप सो कि बेटे आप लोगों ने चीज़ें लर्न की होंगी, चीज़ें सीखी। बेटे मैंने कोशिश की कि जितना ज़्यादा ये शॉर्ट लेक्चर हो सकता है उतना करने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि चीज़ें समझाने वाली थी। आई होप सो कि बेटे आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो बेटे आप इस लेक्चर की एक मैंने सिंगल टॉपिक की वीडियो बनाई, आप वो डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।